हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण हिंदी पेडागोजी। एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटेंट प्लस करीब करीब 150 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक टॉपिक से कम 20 से 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की जो है वो भरपूर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप अपने एग्जाम में जाकर के आराम से क्वेश्चंस को समझ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। यूट्यूब की नोटिफिकेशन की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या चल रही है, क्योंकि मुझे नॉन स्टूडेंट से पता चलता है कि वीडियो की नोटिफिकेशन मैम हमारे पास में नहीं आई है। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर करना टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना ताकि मैं वहाँ पे जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डालती हूँ अपने आप से वो आपको मिल जाएँ। और प्लस जो भी मैराथन क्लासेस हैं उनको ज़रूर देख करके जाना एग्ज़ाम में, चाहे आपने आज ही तैयारी शुरू करी हो या 4 दिन पहले तैयारी शुरू करी है तो भी आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल मतलब कोरा कागज़ आप जा करके नहीं बैठेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी की इस वीडियो को। अगर हम बात करें तो आज हम लोग जो है कंटेंट पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को हम ज़्यादा करेंगे। मतलब थोड़ा समझ के चलेंगे कंटेंट को, बट उससे भरपूर क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट टॉपिक भाषा अधिगम और भाषा अर्जन की बात करें अगर, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने अभी तक तो समझ लिया होगा कि भाषा अर्जन क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर अपने आस पड़ोस के वातावरण से, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने जो समाज है, सोसाइटी है, उससे हम क्या करते हैं, भाषा को सीख लेते हैं। भाई आप लोगों के घर में हिंदी बोली जाती थी, किसी ने बैठाकर आज तक कभी आपको हिंदी के नियम कानून कुछ नहीं बताया होगा। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना और आप लोगों ने सीख लिया। इंग्लिश को हम क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए नहीं सुना, घर में बोलते हुए नहीं सुना, अपने दोस्तों को बोलते हुए नहीं सुना। इसीलिए इंग्लिश के लिए हमें अलग से क्लासेस लगानी पड़ती है। ठीक है, तो वो भाषा जिसको आप सहज सीख जाते हैं, स्वाभाविक सीख जाते हैं, नेचुरली सीख जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। आप इसको बिना किसी एफर्ट के सीख जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है, औपचारिक साधन की ज़रूरत इसके अंदर आपको नहीं पड़ती। किसी भी तरीके की फॉर्मल आपको जो है शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्कूल में नहीं जाना पड़ता। आपको अपनी भाषा सीखने के लिए हरियाणवी, मद्रासी, मराठी, गुजराती जो भी आप सीखते हैं अपने घर में सीख जाते हैं, किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, ये एक प्रकार से मातृभाषा। भाषा अर्जन ज़्यादातर किसका होता है, मातृभाषा का या आपकी जो क्षेत्रीय भाषा उसका होता है। इसके अलावा इसको हम प्रथम भाषा या लैंग्वेज फर्स्ट भी कहा जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से इसको जाना जाता है। अर्जन जिसका किया जाएगा वो। भाषा अधिगम क्या होती है, भाषाओं को सीखने के लिए हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं। भाई जो सारी चीज़ें हमें अर्जन में करने की ज़रूरत नहीं थी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमें इंग्लिश को सीखने के लिए क्या होता है, कुछ फॉर्मल हमें इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है या स्कूल में जाने के बाद ही इंग्लिश हमसे इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जिसे सीखने के लिए नियम और ग्रामर की ज़रूरत होती है, रूल्स चाहिए होते हैं, ग्रामर चाहिए होते हैं, वोकेबलरी अलग से हमें याद करनी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं, भाषा का अधिगम कहा जाता है, लैंग्वेज की लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम सेकंड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा के अलावा जो भाषाएं होती है उसको मानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इंग्लिश हमारी क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो कोई भी आपकी मातृभाषा हो सकती है, हिंदी, गुजराती, मराठी, लेकिन इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे हो सकता है मतलब इंग्लिश ज़्यादा बहुतायत में पाई जाती हो तो वो सीख जाते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, अदरवाइज इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। अगर हम थोड़ी सी अंतर की बात करें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, ठीक है, तो क्या है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में इसके लिए हमें जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। ये एक प्राकृतिक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है अधिगम करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या, आसपास के वातावरण से, मम्मी पापा से, भाई बहन से, दोस्तों से हम सीख जाते हैं आराम से। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं और इसके द्वारा हम बोलना और समझना सीख जाते हैं, जो अर्जन करते हैं। ठीक है, जब हम एक्वायर करते हैं हिंदी को तो हम कभी भी हिंदी को लिखना नहीं सीखते, ना ही उसकी व्याकरण सीखते हैं, हम सिर्फ उसको बोलना सीख जाते हैं और समझना सीख जाते हैं। ठीक है, भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, लेकिन भाषा अर्जन में किसी किताब और किसी व्याकरण की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो एक छोटा सा डिस्कशन था ये। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चंस को। सुलेखा जो है वो जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वो जो है वो क्या करती है, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी, भाषा आप किससे अर्जन करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट से अर्जन करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप हमेशा याद रखें कि आप क्या करेंगे, भाषा को अर्जित करने के लिए
बहुत सारा माहौल देंगे, बच्चे को परिवेश देंगे, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे। जब आपको पता है कि बच्चा किससे सीखेगा, एनवायरनमेंट से सीखेगा, तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, उसको एनवायरनमेंट देना है। सबसे पॉजिटिव आंसर ये आपका यही होगा कि उसको आपको क्या करना है, भाषा का परिवेश देना है। ठीक है, सुलेखा क्या करती, जब तक बच्चों से बातचीत करती रहती है, बट जब भी टाइम मिलता है क्लास में, किसी भी टाइम में, किसी भी पीरियड में, तो क्या करती है वो, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो बच्चों से बातचीत करती है। समय नष्ट कर रही है वो उनका, या फिर बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, बच्चों को वो वाचाल बनाना चाहती है, यानी बहुत बोलने वाले, या सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। ऐसा नहीं कि हमेशा टीचर परीक्षा ले रही है या उनको वाचाल बना रही है, उनका टाइम वेस्ट कर रही है। वो क्या कर रही है, उनको एक भाषा को अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, क्योंकि जितना टीचर सामने से बोलेगी, बच्चे आपस में बोलेंगे, उतना ही वो क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को एक्वायर करते जाएंगे। आपको अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, रटवानी नहीं पड़ेगी उनको चीज़ें। फिर क्या है, सुमन जो है वो बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है, वो कभी विद्यालय नहीं जाती है। किस चीज़ का उदाहरण है, अब देखो एक बच्ची है सुमन, वो गुजराती जो है वो बोल लेती है, समझ लेती है, लेकिन वो आज तक स्कूल नहीं गई है। तो ये भाषा अर्जन का है, सीखने का है, पिछड़ेपन का है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल भाषा अर्जन का है, क्योंकि गुजराती को उसने क्या किया, अपनी फैमिली से अर्जित कर लिया, एक्वायर कर लिया, बोलते देखा लोगों को अपने आसपास में और सीख गई वो उसको। ठीक है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो भाषा अर्जन और भाषा का जो अधिगम है उससे कम से कम 2 क्वेश्चन पक्के बन जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, कथन सही है ये बोला है इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ये ठीक बात है, जो कि चॉम्स्की कहते हैं। व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मापदंड है, बिल्कुल नहीं है। आपकी मातृभाषा की व्याकरण आपने कहीं से नहीं सीखी, फिर भी आपको आती है। भाषा शिक्षण प्रभावी तौर पर भाषा की कक्षा में होता है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपकी मदर टंग के केस में ऐसा नहीं होता है कि वो भाषा शिक्षण क्लास में ही होगा। मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज पर ही बल देना चाहिए। भाषा सीखने के संदर्भ में क्या है कि भाषा सीखने का, भाषा को अर्जन करने की, भाषा सीखने की जन्मजात बच्चे के अंदर कुशलता होती है। आपको बस उसको क्या करना है, माहौल देना है, एनवायरनमेंट देना है। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? तो बताइए, भाषा की पाठ्य पुस्तक का अंतर है, सीखने सिखाने की पद्धति का, परिवेश की उपलब्धता का, या भाषा की कठिनाई स्तर का? तो क्या है, भाषा परिवेश की उपलब्धता का। जैसा एनवायरनमेंट आपके पास में उपलब्ध है, आप उस भाषा को अर्जन कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में हिंदी का, अपनी मदर टंग का एनवायरनमेंट उपलब्ध रहता है तो हम उसको एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का एनवायरनमेंट हमें अपने आसपास में नहीं मिलता है, इसलिए हमें उसका अधिगम करना पड़ता है, उसको लर्न करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो खेल है यहाँ पे वो क्या है, भाषा के एनवायरनमेंट का है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, ये हिंदी में जो मैं करवा रही हूँ आपको, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जहाँ पे आपको ये देखा जाए कि उच्च स्तर पे क्या है, वो आपका समझ लीजिए सेकंड के लिए है, और जो प्राइमरी लेवल पे है समझ लीजिए कि वो फर्स्ट वालों के लिए है। तो सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है बोला है। अब ये असत्य वर्ड हो गया, नहीं हो गया, इनको बड़े ध्यान से आपको एग्जाम में पढ़ना, आपका 1 नंबर आराम से ले जाएंगे अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। अच्छा, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। और इसके अलावा क्या है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो देखिए, इसमें अगर असत्य कथन की बात करें तो क्या रहेगा आपका फर्स्ट नंबर वाला, कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऐसा नहीं है, वो क्या करते हैं, कुछ कॉमन चीजें, कुछ कॉमन व्याकरण जो होती है उनकी मातृभाषा की, उसके साथ वो विद्यालय आते हैं। जटिल संरचनाएं और समृद्ध संरचनाएं उनको नहीं आती होती हैं। यहाँ पे क्या है, सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा सही क्यों है, क्योंकि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में जो एक विरोधाभास होता है, बच्चे की मदर टंग कुछ और है और बच्चे को इंग्लिश में स्कूल में क्या पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है, वो भी बच्चे को सीखने में मदद करता है कहीं ना कहीं। सुधार के नाम पर अगर बच्चों पर टिप्पणियां की जाए, निरर्थक अभ्यास किए जाए, तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। ये भी क्या है, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कोई अगर क्वेश्चन में आपको नेगेटिव दे रखा है लेकिन उसको किस तरीके से दे रखा है वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है?
भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो देखो, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाई यहीं पे हमें पता चल गया ये वाला उचित नहीं, क्योंकि भाषा अर्जन की बात हो रही है। अर्जन में तो कोई नियम सीखे ही नहीं जाते, हम सहज सीख जाते हैं। देखो, सहज रूप से भाषिक सीख जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से सीख जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भाषा के नियम जो है वो नहीं सीखे जाते हैं आपके भाषा अर्जन के संबंध में। तो ये कथन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हमें क्या करना है? भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। भाई बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है तो आप उनको ऐसे छोड़ दो कि भाई तुम अपने सहारे हो, तुम सीख जाओ, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं करते हम। भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। उनको स्कूल भेजो ही मत, घर पे पढ़ा दो आप उनको। उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए, ठीक है? या फिर बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देखो, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसके लिए मैंने आपको बताया सबसे पॉजिटिव हमेशा भाषा के उसके लिए क्या रहेगा कि आपको बच्चे को क्या करना है? भाषा के लिए समृद्ध परिवेश देना है। सॉरी, तबीयत ठीक है लेकिन फिर भी मतलब अगर मैं कंटिन्यूस बोलती हूँ तो मतलब एकदम से गले में अजीब सा कुछ होता है और खांसी स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है इस बार का कोल्ड। तो बच्चों को क्या है, आपको समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाना है, यानी कि जिसमें बच्चा जो है वो भाषा की प्रैक्टिस कर सके। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना वो ज़रूरी है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होना ज़रूरी है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना ज़रूरी है। कक्षा में लिखित आकलन होना ज़रूरी है। सबसे पॉजिटिव वर्ड हमेशा याद रखना, भाषा को सिखाने के लिए प्रिंट समृद्ध माहौल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रंगीन पाठ्य पुस्तकें काम नहीं आएंगी, भाषा शिक्षक का ज्ञान काम नहीं आएगा अगर बच्चों को सिखा ना पाए, लिखित आकलन काम नहीं आएगा। लेकिन जो क्या है, भाषा को सिखाने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर प्राइमरी लेवल पे देखा जाए, आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो दीवारें होती है, जो क्लासरूम होता है उसमें पूरा प्रिंटिंग बनी होती है। उसके अंदर में क्या होती है कि पूरा प्रिंट समृद्ध माहौल होता है। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब क्या है कि आसपास में बच्चों को भाषा ही भाषा देखने के लिए मिले। कहीं पे आपको मतलब ABCD के चार्ट लगे हुए हैं, कहीं पे आपको वॉवल्स के चार्ट लगे हुए हैं, कहीं पे ANR के चार्ट लगे हुए हैं। तो क्या है, प्रिंट समृद्ध माहौल है, बच्चे के चारों तरफ भाषा ही भाषा है, तो वो क्या करेगा, चलते फिरते भी सीखेगा, ठीक है? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये विचार किसकी देन है? तो आपको याद रखना है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये आपको किसने कहा था? चॉम्स्की जी ने कहा था। चॉम्स्की ने कहा था और इन्होंने क्या कहा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड्स होती है, यानी कि भाषा अर्जन क्षमता होती है बच्चे के अंदर में। जब वो पैदा होता है तभी से उसके अंदर भाषा सीखने की, अर्जन करने की क्षमता होती है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको माहौल देना है, उसको परिवेश देना है और वो भाषा को अपने आप सीख जाएगा, ठीक है? ऐसा उन्होंने कहा था। इसके अलावा बात करें अगर वाइगॉत्स्की की, तो वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं? वाइगॉत्स्की हमेशा बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। वो कहते हैं कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो समाज के साथ में अंतःक्रिया करके सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है, अपने समाज से सीखता है। इसके अलावा उन्होंने बात की थी अंतःवाक्य, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। भाई बच्चा जो है ना वो कुछ भी काम करते करते, खिलौने से खेलते खेलते, अभी जैसे मेरा बेटा थोड़ी देर पहले पजल बना रहा था तो वो अपने आप से ही बोल रहा था ये वाला कहाँ गया, इसके ये वाला कहाँ है, ठीक है, अभी देखो ये बनने वाला है। तो क्या है, अंतःवाक, मतलब जब बच्चा कुछ कुछ खेलते टाइम, काम करते टाइम जब अपने आप से ही बात करता है तो उसको वो बहुत अच्छा मानते हैं। वो ये कहते हैं कि वो बच्चे की भाषा में, उसके संज्ञान में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बच्चा अपने कार्य को क्या करता है, निर्देशन देता है, डायरेक्शन देता है। उन्होंने उसको अच्छा माना है। और उसी को प्याजे ने क्या कहा है, प्याजे ने कहा है कि ये जो अंतःवाक होती है, जो प्राइवेट स्पीच होती है, ये बिल्कुल ही निरर्थक चीज़ है, किसी काम की नहीं है। उन्होंने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है कि बच्चा अपने आप में ही बकता है, ठीक है? इसके अलावा प्याजे जो है उन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना है, ठीक है? तो इसीलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? जैसे अभी भी मैंने आपको बताया, अंतःवाक यानी प्राइवेट स्पीच चॉम्स्की ने बोला है, पैवलव ने बोला है, वाइगॉत्स्की से या फिर स्किनर से। तो किससे संबंधित है? अंतःवाक यानी प्राइवेट स्पीच किसने बात की है? वाइगॉत्स्की ने बात की। अगर बाई चांस भूल भी जाओ तो यहाँ पे याद रख लेना, वाह से क्या बन जाएगा आपका? वाइगॉत्स्की बन जाएगा, ठीक है? चलिए, ये आपके क्वेश्चंस हुए आपके भाषा अर्जन और अधिगम से। आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लड़के होकर रोते हो, ये कथन जो है वो किस तरीके का है, ये पूछा गया है। बच्चों की दृष्टि से, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, मैंने आपको बताया भी था कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग
यानी जेंडर रूढ़िबद्धता और जेंडर बायसनेस यानी जेंडर भेदभाव, ये आपका क्वेश्चन एक ज़रूर बनता है आपका, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, पेडागोजी में आ जाए, कहीं पे भी, लेकिन ये ज़रूर आता है आपका। लड़के होकर रोते हो, यहाँ पे लड़के लड़की की बात कर दी, इसका मतलब जेंडर की दृष्टि से बात की जा रही है। ये क्या है, एक तरीके की रूढ़िवादी विचार है कि लड़के जो है वो रोते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाषा सभी विषयों के डैश में है। तो आपको बताना है भाषा क्या है सभी विषयों के डैश में, ये पूछा गया है। तो देखो, अगर आप कोई भी विषय पढ़ते हो, चाहे आप एसएसटी पढ़ते हो, चाहे आप हिंदी पढ़ते हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ते हो, चाहे आप मैथ्स पढ़ते हो, तो सबको पढ़ने के लिए क्या है, आपको भाषा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसका मतलब भाषा क्या है, सभी विषयों के केंद्र में है, सभी विषयों के सेंटर में है बिल्कुल। भाषा के बिना आप किसी भी विषय को नहीं पढ़ सकते, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलिए फटाफट से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। याद रखना है आपको, बहुभाषिकता को आपको क्या करना है, हमेशा पोषित करना है, उसको क्या करना है, आपको संसाधन की तरह लेना है, कभी भी उसको आपको क्या है, रुकावट की तरह बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस पढ़ के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध जो है वो किसके साथ है, अंतर्निहित भाषा क्षमता यानी कि जन्मजात भाषा क्षमता या अंतर्निहित भाषा क्षमता अगर बात की जाए तो बात किसके बारे में की जा रही है, चॉम्स्की बारे में बात की जा रही है। चॉम्स्की ने कहा है LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसके साथ में आती है और बच्चा इसी के थ्रू जो है भाषा को आराम से अर्जन कर लेता है। आपको क्या करना है, उसको सिर्फ माहौल देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो होती है वो क्या है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, हमें अपना आंसर यही मिल गया। मैंने अभी भी आपको बताया बहुभाषिक कक्षाओं में जो बच्चों की भाषाएं होती है ना, उसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है आपको और उसको ही बेस बना करके उसको नई भाषा आपको सिखानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ जो है वो क्या है, प्राथमिक स्तर पर बात की जा रही है, यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, तो आपको आंसर सोच समझ करके देना है। भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा या वर्णमाला सिखाना। ना तो बच्चे को हमें साहित्य सिखाना है, ना अलंकारिक भाषा, ना वर्णमाला। छोटा बच्चा है, सिर्फ उसको भाषा सीखने सिखाने का मतलब है वो भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके बच्चा। ठीक है, अपने डेली रूटीन में बच्चा जो है भाषा को बोल सके और समझ सके। आपको क्वेश्चन में आंसर में चाहे दुनिया भर के अच्छे अच्छे आंसर दे रखे हो, लेकिन आपको उसी ऑप्शन के साथ में जाना है जो ये कहता हो कि भाषा का प्रभावी प्रयोग बच्चा करता है या भाषा के प्रयोग का बच्चे को अवसर मिलता है, तो वो आपका आंसर क्या होगा, सही रहेगा। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, ये पूछा गया है। भाषा अर्जन क्षमता जो है वो किसके साथ संबंधित है, ब्रूनर, पियाजे, चॉम्स्की या स्किनर। तो अभी भी मैंने बताया चॉम्स्की के साथ में। ये क्वेश्चन आपका रिपीट में 70 बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आएगा, देख लेना। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, ये आपको बताना है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे या बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। देखो, महक को क्या कहेंगे, इससे आप बहुभाषिकता को कहाँ पोषित कर रहे हैं बताइए। यहाँ पे क्या है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, सीधा सीधा लिखा हुआ है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। बच्चे क्या करेंगे, बड़े चाव से अपनी अपनी भाषा में उस फूल को क्या कहते हैं वो लिखेंगे, तो उनको क्या है, बहुभाषिकता को पोषित कर रहे हैं एज ए टीचर। उनको अच्छा लगेगा कि अच्छा हमारी भाषा के बारे में भी क्लास में बात होती है। ठीक है, टीचर ने उसको भी इंपॉर्टेंस दिया है। तो आप किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। जब भी बहुभाषिकता को पोषित करने की बात आ जाए, आप ऐसे ऑप्शन के साथ में जाना जो बच्चे की भाषा के प्रयोग को महत्व दे रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका आंसर रहेगा। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल जो है वो किस बात पर दिया है, सृजनात्मकता पर, अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर या भाषा अर्जन क्षमता। अगर हम भाषा अर्जन क्षमता की बात करें तो इसके बारे में बात चॉम्स्की जी करते हैं। ठीक है, अगर हम सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात आ गई है। अंतःक्रिया की बात आपके कौन करते हैं, वाइगॉत्स्की करते हैं। समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो ये चारों ऑप्शन हट गए आपके, बचा क्या, अनुकरण। स्किनर बात करते हैं कि बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन से भाषा सीखते हैं, अनुकरण से भाषा सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर में पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया कौन सा उद्देश्य जो है वो अनिवार्यतः नहीं है। ठीक है, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, बिल्कुल ठीक बात है। हमेशा याद रख लेना इस बात को कि जब भी प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हो ना, तो बच्चों को आप ऐसे भारी भरकम वर्ड, अलंकारिक जो भाषा होगी आपकी
उसको हम प्राथमिक स्तर पर, छोटा सा बच्चा बेचारा जान लोगे, उसकी अलंकारिक प्रयोग की भाषा हम उसको नहीं सिखाते। मानवीय मूल्यों का विकास करते हैं, विभिन्न संदर्भों में भाषा यूज करना सिखाते हैं, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात को व्यक्त करने की कुशलता का विकास। हमेशा याद रखना, जब भी ये वर्ड आ जाए ना, संदर्भ में भाषा को प्रयोग करना, संदर्भ में भाषा को लिखना, संदर्भ में व्यक्त करने की कुशलता सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका। यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग हम बच्चे को कभी भी नहीं सिखाते हैं प्राथमिक लेवल पर। सॉरी, कहाँ चला गया भाई? हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, ये पूछा गया है आपसे। प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, जिसमें ल्यात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, जो तुकांत हो, या जो कोई सीख देता हो। भाई बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है जो कविता पढ़ा रहे हो कोई सीख देती है कि नहीं देती, उसके अंदर कोई तुकबंदी है या नहीं है, या वो ज़रूरी नहीं है कि वो राजा रानी से जुड़ी हुई हो। ज़रूरी सबसे ये है कि बच्चे की उस कविता में ल्यात्मकता होनी चाहिए। ल्यात्मकता क्या होती है भाई? बच्चे की उसमें रिदम होनी चाहिए, जो होती है ना आपकी, जो राइम होती है, राइमिंग होनी चाहिए। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, तो वो क्या है? ल्यात्मकता होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर एक लय होनी चाहिए। बच्चे को वो चाहिए कविताओं में, जब बच्चा छोटा होता है तब, ठीक है। बाकी कोई कंपल्शन नहीं है। एल.एस. वाइगॉत्स्की के अनुसार जो है वो क्या आपका कथन सही है? भाषा एक अर्जित योग्यता है, वाइगॉत्स्की कहते हैं, या फिर भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। ये लैंग्वेज और थॉट से क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको बहुत अच्छे से लैंग्वेज और थॉट का टॉपिक करवाया है, सीडीपी की मैराथन में भी समझाया था आपको, ठीक है। भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि जो लैंग्वेज और थॉट होते हैं वो बच्चे के 3 साल तक क्या होते हैं? स्वतंत्र, वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। भाषा अलग चलती है, थॉट अलग चलता है, और 3 साल का होते होते ये क्या हो जाते हैं? आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ क्या करनी है? याद रखनी है वाइगॉत्स्की के बारे में। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। अब देखो, कुछ कुछ चीज़ें हमें हिंदी में आनी ज़रूरी है, जैसे कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में आनी ज़रूरी है। संप्रेषण परक उपागम क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो क्या है आपका? तो बोलना कौशल पर बल देता है, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, या फिर मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। तो देखो, संप्रेषण परक उपागम जो होगा ना, वो हमेशा क्या करेगा? संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देगा। मैंने आपको कहा ना, संदर्भ वर्ड जब आ जाए, कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ सीख रहे हो आप, मतलब कि अपने डेली एनवायरनमेंट में चीज़ें सीख रहे हो आप, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब क्या है? कि आप कम्युनिकेट करो, ठीक है। भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है कि आप कॉन्टेक्स्ट में उस भाषा को एटलीस्ट प्रयोग करो। अब जैसे आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हर कोई आपको कहता है कि आप जैसी भी बोलो, टूटी फूटी बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर उसको, ठीक है। तो वही कहानी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? ये पूछा गया। अब उच्च प्राथमिक स्तर की बात आ गई है यहाँ पे, ठीक है, यानी पेपर 2 वालों के लिए क्वेश्चन हो गया अभी ये। तो देखो, एक बात याद रखना, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो या फिर आपका प्राथमिक स्तर हो, कुछ ऐसे टैग वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। यहाँ क्या बोला है? कम महत्वपूर्ण बोला है। सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने के विकास करना, बिल्कुल ठीक बात है। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियां का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, या फिर सृजनात्मक लेखी द्वारा निज शैली का विकास करना। हमेशा याद रखना कि जब भी आपको बोला जाए ना निज शैली, यानी अपनी भाषा में लिखना, या संदर्भानुसार लिखना, वो बिल्कुल ठीक होगा। हमेशा अपने स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करना, ये सारे ऑप्शंस आपके ठीक होंगे। जहां बोल दिया जाए किसी की कॉपी करना, किसी लेखक पर टिप्पणी करना, किसी की रचनाओं पर टिप्पणी करना, उनकी समीक्षा करना, वो आपका हमेशा रॉन्ग ऑप्शन होगा। आपका काम ये नहीं है, बच्चे को ये सिखाना बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी लेखक की जो लेखन शैली है उसकी समीक्षा करें, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शंस क्या है आपके? पॉजिटिव हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, या फिर अन्य भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, या बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। देखो, एक से अधिक भाषा अगर आपको आती है तो क्या वो भाषा सीखने में बाधक होगा? अगर आपको हिंदी आती है तो क्या वो इंग्लिश को सीखने में बाधक होगी? या फिर
वो आपको बाकी भाषा सीखने में क्या धीमा बना देगा? क्या वो भाषा को निपुण नहीं होने देगा आपको? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आपको हिंदी आती है तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, मराठी सीख सकते हैं, गुजराती सीख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो कॉग्निटिव लेवल होगा उसमें क्या होगा, समृद्धि होगी, विकास होगा आपका, क्योंकि आप एक भाषा जानते हैं तो उस भाषा के लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, दूसरी भाषा जानते हैं उस भाषा के लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो क्या होगा, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। भाषा एक डैश विषय है। भाषा जो है वो कैसा विषय है ये पूछा गया है। सिद्धांतिक है, व्यवहारिक है, नीरस है या चुनौतीपूर्ण है? देखो, ना तो सिद्धांतिक है, ना ही नीरस है, ना चुनौतीपूर्ण है, व्यवहारिक विषय है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। भाषा एक ऐसा सब्जेक्ट है, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल जीवन में इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं सिर्फ किताबों में हम पढ़ेंगे और भाषा नाम की कोई चिड़िया होती नहीं है ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, व्यवहारिक है बिल्कुल। ठीक है, रियल लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, ये पूछा गया आपसे। कहानी कथन के उद्देश्यों में, ठीक है, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखो, शब्द भंडार का विकास करना बिल्कुल ठीक बात है। जब आप कहानियां सुनाते हैं बच्चों को तो उनकी वोकैबुलरी डेवलप होती है, बहुत अच्छी बात है। सृजनशीलता, कल्पनाशीलता और सृजनशीलता, बच्चा जो है वो कल्पना करता है कि इस कहानी में क्या होगा, कैसे होगा। जैसे आप कहानियां सुनाते हैं ना, बच्चा उसके बाद इमेजिन करता है चीज़ों को। उसके बाद में आपकी सृजनशीलता का विकास होता है, बच्चे में क्रिएटिविटी का विकास होता है, जैसे जैसे वो कहानियों में चीज़ें सुनता है तो। लेकिन भाषा के लिखित रूप से परिचय होता है तो बिल्कुल ही बेतुकी बात होगी। जहाँ पे कहानी कथन की बात हो रही है, यानी कि स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है, तो उसमें लिखित रूप कहाँ से परिचय हो जाएगा? एक बात बताओ, कहानी लेखन की बात होती तब भी हम कहीं ना कहीं इन महानुभाव की बात मान लेते हैं। तो क्या हो गया, डी वाला। यहाँ क्या पूछा है, नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं वालों को बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। नहीं वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ हम लोग नहीं मिस कर गए ना, वहीं गलती कर जाते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? अब देखो, छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जिसमें बहुत सारे पात्र हों, बच्चे को समझ में ना आए कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, कहाँ से ना शुरू हुई थी, है ना? ऐसा कुछ नहीं करना। जिसमें 2 ही पात्र हों, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसमें 2 ही मतलब कहानी के कैरेक्टर हों, या फिर जो बहुत छोटी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। बच्चा छोटा है, फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी कहानी को लेना है जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की जो शैली है उसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो, ताकि बच्चा उसको एंजॉयमेंट के साथ में सीखे। ठीक है, तो वो मज़ेदार तरीके से सीखेगा। भाषा अर्जित करने में वाइगॉत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, ये बात पूछी गई आपसे। भाषा अर्जित करने में वाइगॉत्स्की की बात हो रही है यहाँ पे ज़रूर ध्यान दे लिया करो किसके बारे में बात हो रही है। चॉम्स्की की बात हो रही है, प्याजे की बात हो रही है, वाइगॉत्स्की की बात हो रही है, आपका आंसर बदल जाएगा तभी। ठीक है, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक पर बल दिया है वाइगॉत्स्की ने, जी नहीं। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, या फिर परिवार में भाषा बोले जाने पर, या कक्षा में भाषा बोले जाने पर। देखो, एक बात याद रखना, हमारे परिवार से हम भाषा को अर्जित करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कक्षा से अर्जित करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन समाज में ये सारी चीज़ें आ जाती है, और जहाँ वाइगॉत्स्की का नाम आ गया वहाँ पे आप समाज से दूर नहीं हट सकते आंसर में कभी भी। तो याद रखना है, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर वाइगॉत्स्की ने ज़्यादा बल दिया कि बच्चा उसी से सीखता है अंतःक्रिया करके। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर? ठीक है, नेहा क्या है, एक बच्ची है जो अपनी मदर टंग के शब्दों का प्रयोग करती है। तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको ये बोला हो ना, बच्चा कोई त्रुटि करता है, किसी वर्ड को गलत बोलता है, किसी वर्ड को गलत लिखता है, ना तो आप कभी उसको डांटेंगे, ना उसको कभी ये बताएंगे कि शब्द विशेष क्या है, ना उसको ये बताएंगे कि तुम गलत हो। बच्चा यहाँ पे भगवान है और टीचर बिल्कुल सुपर वुमेन है, यहाँ पे सुपरमैन है। आपको हमेशा एज ए टीचर खुद को ही बताना है, खुद को मतलब उसको समझाना है। बच्चे में आप कमी नहीं निकालेंगे कभी भी। आप क्या कहेंगे, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए उसके वाक्य को दोहराएंगे। जैसे कि एक बच्चे ने कहा, कोई बच्चा था, उसकी भाषा में प्याज को कांदा कहते हैं। उसने कहा कि कांदा जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे एज ए टीचर, ये नहीं कहेंगे अरे बावड़े कांदा नहीं कहते, इसको प्याज कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे आप उसको, ना ही आप उसको डांटेंगे। आप क्या कहेंगे, अच्छा बेटा, प्याज जो होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब आपने कांदा की जगह प्याज यूज़ कर दिया। लक्ष्य भाषा में यानी हिंदी भाषा में आपने यूज़ कर दिया कि कांदा की जगह आपने बोला प्याज। बच्चा अपने आप समझ जाएगा, अच्छा कांदे को क्या कहते हैं, प्याज कहते हैं। ना आपने उसकी गलती निकाली, ना आपने उसको डांटा, बच्चे को खुद सोचने दिया कि मैंने किस वर्ड को कैसे इस्तेमाल किया है। ठीक है,
कक्षा 8 की एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण क्या होगी? एक बच्ची है, लड़का को बोलती है लड़का, इसका संभावित कारण क्या है? उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है कि उसको उच्चारण का ज्ञान नहीं, बच्चे में गलतियां हमें नहीं निकालनी है। ये उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, या बोलने में लापरवाही करती है, बच्चा लापरवाह नहीं होता, उच्चारण दोष नहीं होता। ये क्या है? उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। भाई बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, जैसे क्षेत्रीय भाषा होती है वहाँ की, तो वहाँ पे अड़ को क्या करते हैं, वो र प्रोनाउंस करते हैं। तो उस बच्ची के साथ में भी ऐसा ही है, उसकी क्या है? मातृभाषा का प्रभाव है। लड़का को लड़का पढ़ते हैं, सड़क को सड़क पढ़ते हैं। इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको याद रखना है उसकी मातृभाषा का व्याघात है, आघात है या प्रभाव है। इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है। भाषा सीखने की कौन सी विधि जो है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, ये आपको बताना है। देखो कौन सी ऐसी विधि है, तो कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष मेथड होता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश को सिखाना है तो भी सबसे बेस्ट होता है डायरेक्ट मेथड। भाई इंग्लिश टू इंग्लिश सीखो, आप हिंदी को सिखाना है तो भी मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये टॉपिक बस खत्म ही होने वाला है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका जो है वो संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा देती है। अब इस चीज को ध्यान से देख लो, क्या देती है वो? सबसे पहले परिभाषा देती है। ठीक है, वो क्या कर रही है? उदाहरण नहीं दे रही है, सबसे पहले डेफिनेशन बता रही है, यानी नियम बता रही है। उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण दे समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया भी था, नी से शुरू होती है, इसका मतलब निगमन विधि में क्या होगा? पहले नियम बताया जाएगा, उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा। और इसमें क्या है? यहाँ पे भी ऐसा ही है, पहले डेफिनेशन बताई है, यानी कि पहले क्या बताया है आपको? नियम बताया है। ठीक है, पहले क्या बताया? नियम बताया है, और उसके बाद में आपको क्या बताया? उदाहरण बताया। इसका मतलब हम सीधे सीधे किस पे जाएंगे? निगमन विधि पे। अगर उसने पहले उदाहरण दिया होता, पहले उसने ढेर सारे उदाहरण दिए होते, भाई देखो तुम्हारा नाम, इस क्लास में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका नाम, सब क्या है, सारी चीज़ें हैं, और इनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पहले उसने बहुत सारे उदाहरण दिए, फिर उसके बाद में नियम बताया, तो हम आगमन विधि पे चले जाते। नी से याद रखना, नी से निगमन, नी से नियम, और जो सेकंड वाला बचेगा वो आगमन हो ही जाएगा। ठीक है, तो आगमन और निगमन में कंफ्यूज मत होना, याद रखना आप इसको। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। क्या अपेक्षित नहीं है, क्या एक्सपेक्टेड नहीं है? ठीक है, हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए स्वाध्यायशीलता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशीलता का विकास, सारी चीज़ें ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्वाध्यायशीलता का विकास होना चाहिए, प्रयोग का विकास होना चाहिए, चिंतनशीलता का विकास होना चाहिए, लेकिन सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। भाई उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चा चला गया है, उसके बाद भी वो क्या करेगा कि शब्दशः दोहराएगा किसी चीज़ को, उसकी क्षमता का विकास करना हमारा काम नहीं है कि बच्चा रट्टू तोता बन जाए। आपने उसको 4 लाइनें पढ़ाई और वो 4 लाइनों को पट 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 करके आपके पीछे पीछे दोहरा दे। जी नहीं, ये हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो कभी भी नहीं होता है। ठीक है, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? कहानी पढ़ने के बाद कहानी को अपने शब्दों में कहना, कहानी को दोहराना, कहानी को अंत प्रवर्तित करना या कहानी को आगे बढ़ाना। देखो सबसे कम प्रभावी पूछा है, अपने शब्दों में कहना सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अगर सबसे अच्छा पूछा गया होता तो आप इस पे चले जाते। कहानी को अंत परिवर्तन कर देना। देखो कहानी है, आपने टीचर ने पढ़ा दिया आपको, सर ने बोला अच्छा एक बात बताओ इसका एंड अगर आपको चेंज करना हो तो कैसे करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहानी को आगे बढ़ाना, आधी सुना दी, आपको बोल दिया बच्चों को कि चलो ठीक है इसको आगे आप लोग बढ़ाओ। इसका मतलब बच्चा ब्रेनस्टॉर्म करेगा, कहीं ना कहीं सोचेगा। लेकिन कहानी को सिर्फ दोहरा देना, टीचर ने सुना दिया उसके बाद को आ जाओ भाई मैंने सुना दी और आप यहाँ खड़े होकर के इसको फिर से दोहरा दो, इसमें बच्चे ने कहाँ अपना दिमाग इस्तेमाल किया? तो ये क्या हो गया? सबसे कम प्रभावी हो गया। जिसमें बच्चे का दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा वो तरीका बेस्ट नहीं हो सकता। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, जैसा मैंने पीछे भी आपको बताया, चाहे बच्चा लिखने में गलती करे, चाहे बच्चा बोलने में गलती करे, आपको क्या करना है? उसको टोकना नहीं है। उसकी मातृभाषा की जगह पर आपको अपनी लक्ष्य भाषा यानी हिंदी को उसको क्या करना है? दोहरा देना है उसके सामने, ताकि उसको खुद पता चल जाए कि उसने कहाँ गलती की। जैसे मैंने कांदा और प्याज वाला आपको एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से। नेक्स्ट क्या है? उसे टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग स्वयं भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप भी उसके पीछे पीछे बोलने लग जाएंगे। ठीक है, उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी का
शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे। जी नहीं, फिर तो आप बहुभाषिकता को पोषित नहीं कर रहे, फिर तो आप उसकी मदर टंग को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रोक दे रहे हो। ठीक है, उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे, ये तो बिल्कुल ही वाहियात चीज़ होगी कि उस पर ध्यान ही नहीं देंगे और अपना पाठ पढ़ाते रहेंगे। तो क्या करना है, आप उसको टोकेंगे नहीं, आप उसको क्या करेंगे, हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके उस वाक्य को दोहराएंगे। जैसे मैंने आपको कांदा वाला एग्जाम्पल दिया, बच्चे ने बोला कांदा सेहत के लिए अब क्या होता है सर, अच्छा होता है। आप कहोगे हाँ बेटा, प्याज सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आपने बच्चे को टोका नहीं, रोका नहीं, ना डांटा, आपने उसको बता दिया कि आपको इसको हिंदी में इस तरीके से बोलना है। ठीक है, फिर आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था जिसमें सारे इंक्लूड करके कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डाल दिए थे अर्जन से रिलेटेड आपके, और जो भाषा शिक्षण से रिलेटेड और सारी चीज़ें। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या होते हैं भाषा शिक्षण के? भाई कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शिक्षण में आपको क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है। भाई जैसे हम बोलते हैं ना, आगमन से निगमन की ओर जाना है, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको उदाहरण से नियम की तरफ जाना ज़्यादा बेटर होता है। कुछ में ऐसा होता है नियम से उदाहरण की तरफ जाना ज़्यादा बेटर होता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो शिक्षण के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए आपको, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पालन करनी चाहिए। तो ये सारे क्या है, शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? ठीक है, ये पूछा गया है। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। क्या बोला है, भाषा कक्षा में शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है, सबसे कम प्रभावी बोला है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि अनुसार परिचित विषय पर प्रसंग पर चर्चा करना, या दूसरों की हस्तलिखित सामर्थ्य और पत्र आदि पढ़ाना। देखो ये कहीं ना कहीं फिर भी ठीक है, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि उचित गति और प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, और दूसरा शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध उच्चारण पर आप अत्यधिक बल दोगे कि तुमको बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचय देना। लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ही आपका कम प्रभावी है कि दूसरों की लिखी हुई सामग्री और पत्र को सिर्फ पढ़वा देना। ठीक है, ये सबसे कम प्रभावी है आपका। ठीक है, बच्चा खुद से जितनी चीज़ें करेगा वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, दूसरों की चीज़ें पढ़वाने से उसके खुद के दिमाग में क्या जोर पड़ेगा। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, ठीक है, वो क्या होती है? देखो, अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, या लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। अनुवाद विधि का मतलब हो गया ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, अनुवाद कर देना, तो वो मातृभाषा को क्या करती है, मध्यस्थ बनाती है। आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, हम सब ने पढ़ी है। इंग्लिश को हम पढ़ते हैं दिस इज़ अ बॉय, उसके बाद हम बोलते हैं ये एक लड़का है। तो क्या है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाया जाता है वहाँ पे। तो ये अनुवाद विधि होती है, ट्रांसलेशन मेथड होता है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति क्या है? शब्दों के जो अर्थ है, भाई कोई भी शब्द है उसके अर्थ स्पष्ट कर देते हैं आप लोग जो बच्चों को, उससे ज़्यादा बेहतर पद्धति क्या है? शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट कर देना, ये तो हमने खुद ही बोल दिया कि शब्दों के अर्थ प्रकट करना, इससे बेहतर पूछा है ना, तो ये तो नहीं है। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश देखना या शब्दों की व्याख्या करना बिल्कुल भी कभी आपका ऑप्शन नहीं होता। आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना है। भाई आप क्या है, कुछ वाक्य बताएंगे जो डेली इस्तेमाल में होते हैं उनके संदर्भ में, और उसी से उस शब्द का अर्थ उन बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उनको अच्छे से समझ में आ सकेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उन शब्दों को अर्थ बता दिया और बच्चों को बोला रट लो जी, तो उनको क्या, उनके दिमाग में क्या जोर पड़ेगा बताओ, है ना। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, ये पूछा गया आपसे। भाषा की कक्षा में ही संभव है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, घर में संभव नहीं है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी हो सकती है, या अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। देखो जटिल है नहीं, घर में संभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाषा की शिक्षा में ही, भाषा की कक्षा में ही किया जा सकता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ क्या है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। कैसे संभव है? जब आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को, जब आप विज्ञान में पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, या तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब भाषा जो है, भाषा शिक्षण, वो विज्ञान की क्लास में भी हो रहा है। जब आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो सवालों की भाषा क्या है, या तो इंग्लिश होगी या तो हिंदी होगी। इसका मतलब भाषा शिक्षण को आप मैथ्स के माध्यम से भी करा रहे हैं, विज्ञान के माध्यम से भी करा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से भी करा रहे हैं। तो इसका मतलब विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भाषा के शिक्षण को संभव किया जा सकता है, संभव है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा शिक्षक को ये स्वीकार करना चाहिए कि, क्या स्वीकार करना चाहिए? कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल ठीक बात है।
कि गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देवें और वे सुधर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे बच्चों के और अपने आप सुधार लेंगे वो। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना और उनके भाषा विकास में महान बाधा है। समझाना, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को भाषा सिखाना ज़रूरी नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों को भाषा सिखाना ज़रूरी क्यों नहीं है? यहाँ क्या आप देखेंगे कि गलतियाँ जो है उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आपको ये समझने की ज़रूरत है भाषा शिक्षक के रूप में कि बच्चे गलतियाँ करेंगे तभी तो वो सीखेंगे ना। तो गलतियाँ जो है वो उनके सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसका एक अभिन्न अंग है। ठीक है, बच्चे गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ सुधारेंगे और फिर सीख जाएंगे। तो ये चीज़ भाषा के शिक्षक के रूप में आपको पता होना चाहिए, ये स्वीकार्य होना चाहिए आपको। भाषा शिक्षक नहीं, हर उसके लिए भी स्वीकार्य होना चाहिए शिक्षक के लिए। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि क्या है आपकी? अगर आपको बच्चे को ग्रामर पढ़ाना है तो सबसे बेहतर विधि कौन सी है? हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ के लिए सबसे बेहतर विधि होती है आगमन विधि। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ढेर सारे उदाहरण देते हैं और फिर बच्चे को नियम की तरफ लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो चाहे प्राथमिक स्तर पर पूछे चाहे उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछे, आगमन विधि जो होती है वो बेस्ट होती है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को क्या सिखाना चाह रही है। चलिए देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि शिक्षिका पूछती है हम भी सफल होंगे, हम भी। तो इसमें भी लगाने से वाक्य में क्या अंतर आ जाता है? ठीक है, वाक्य में अर्थ में अंतर आ जाता है। हम बोले हम सफल होंगे या फिर हम बोलें कि हम भी सफल होंगे, इसका मतलब कोई और आदमी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वाक्यों में अंतर है। व्याकरण सिखाना चाहती है वो या फिर परीक्षा के लिए तैयार कर रही है। देखो, व्याकरण सिखाना ना ज़्यादातर टाइम आपका क्या होता है, नेगेटिव ऑप्शन होता है कि व्याकरण को आप सिखा दो, व्याकरण पे ज़्यादा बल दे दो। परीक्षा के लिए तैयार करना हमेशा नेगेटिव होता है। भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए अवसर देना चाहती है, या फिर भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। बिल्कुल ठीक बात है, वो ये समझाना चाहती है कि भाषा में कितनी बारीक चीज़ें हैं कि भी लगाने से इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। एक हम कहें कि हम सफल होंगे, मतलब एक फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है कि हम सफल होंगे, लेकिन सामने वाला ये कह रहा है हम भी सफल होंगे। इसका मतलब पहले से कोई सफल है उसको बोला जा रहा है हम भी सफल होंगे। तो भी लगाने से क्या है, यहाँ पे वाक्य का पूरा अर्थ बदल गया। तो शिक्षिका ये समझाना चाह रही है कि भाषा में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी बारीकियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। क्या हो गया, सोच को भी निर्मित करती है। देखो यहाँ क्या बात हो रही है कि भाषा जो है वो सिर्फ और सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन का ही माध्यम नहीं है सिर्फ, बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। हमारी थिंकिंग, हमारी सोचने का तरीका भी हमारी किस पे, भाषा पे ही डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कम्युनिकेशन का माध्यम भर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। पूरी पाठ्य चर्चा में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पूरी पाठ्य चर्चा में डैश में भाषा की भूमिका को, तो व्याकरण निर्माण, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आकलन निर्माण, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड है आपके। तो यहाँ पे क्या है, ज्ञान निर्माण में पूरी पाठ्य चर्चा, जैसे मैंने आपको बताया एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, सारी चीज़ों में क्या है, ज्ञान निर्माण के लिए भाषा को ही सबसे ज़्यादा, भाषा की ही भूमिका है। भाषा के बिना आप किसी भी अदर सब्जेक्ट को, किसी भी पाठ्य चर्चा को समझ ही नहीं सकते। तो जो ज्ञान के लिए हम सीखते हैं ना सारी चीज़ें, तो बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है सीख करके, तो ज्ञान के निर्माण के लिए क्या ज़रूरी है, भाषा की भूमिका को हम अनदेखा नहीं कर सकते। आपकी दृष्टि में अभ्यास जो है वो क्या है? अभ्यास यानी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, आपके लेसन होता है, उसके बाद में आपको जो है एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, उसकी बात हो रही है। पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। देखो ना, उत्तर देना सिखाते हैं, ना भाषा के बारे में बताते हैं, ना तार्किक बनाते हैं। पाठ को समझने में मदद करते हैं बच्चे के। देखो, जब हम अभ्यास प्रश्न देते हैं, अब जैसे मैंने आपके सामने कंटेंट रखा थोड़ा सा, उसके बाद में मैंने क्वेश्चंस रखे आपके सामने प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या होगा, आप समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से, क्योंकि जहाँ कहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं लेसन में से, तो आप बच्चा क्या है उसको अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। तो पाठ को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण में व्याकरण की क्या भूमिका है, ये आपका थर्ड टॉपिक है। ठीक है, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं। ठीक है, उसने खाया, उसने चीखा, उसने, आप हमेशा याद रखना जब भी कई वर्ड आपको ऐसे दोहराए हुए मिले ना, उसने 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 उसने,
तो आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखना ये क्या होता है, अति सामान्यीकरण होता है, यानी कि जनरलाइजेशन कर लिया है अगर बच्चे ने। बच्चा जब नई नई चीज़ें सीखता है, आपने देखा होगा जब इंग्लिश बोलना सीखते हैं, जब नया नया बोलना सीखते हैं लोग, तो ओके 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 बोलते रहते हैं हर बात पे, या फिर वो बोलते हैं देन ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ। तो उस देन को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं वो, क्योंकि उन्होंने उस वर्ड को नया नया सीखा होता है। तो इसका मतलब अति सामान्यीकरण है। तो बच्चे जब नई नई भाषा सीखते हैं तब वो भी क्या करते हैं, किसी एक वर्ड को पकड़ लेते हैं और उसको हर जगह घुसाने की कोशिश करते हैं, मतलब हर जगह उसको चिपका देते हैं। उसको हम कहते हैं नियमों का अति सामान्यीकरण करना। कंठस्थ करना नहीं कहेंगे, उल्लंघन करना नहीं करेंगे, संदर्भ की समझ ना होना नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे नियमों का अति सामान्यीकरण। ठीक है, जब बच्चा एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है और उसको हर हर जगह हर वाक्य में उसको कोशिश करता है यूज़ करने की, इसका मतलब उसने किसी एक रूल को अति सामान्यीकरण कर लिया है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। ठीक है, क्या है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, या फिर केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा होता है। केवल जहाँ आ गया वो तो ऑप्शन वैसे ही काट दिया करो आप लोग। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ मुहावरे और व्याकरण से हिंदी चल रही है। व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, ऐसा भी नहीं है। व्याकरण में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुहावरे और लोकोक्ति से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। भैया आप कुछ लिख रहे हैं या आप कुछ नॉर्मली बोल भी रहे हैं और आपने बीच में एक मुहावरा डाल दिया उसके, तो आपकी भाषा जो है वो प्रभावी हो जाती है। ठीक है, तो आपकी भाषा को प्रभावी बनाता है, अलंकारिक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी भाषा के व्याकरण की समझ को भाषा की व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ, देखो केवल आ गया काट दो इसको, केवल आ गया काट दो इसको। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, जी नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, केवल वस्तुनिष्ठ से मापना चाहिए, यानी छोटे जो आपके ABCD वाले जो जिनके 4 ऑप्शन होते हैं उनसे नापना चाहिए व्याकरण की समझ को, या फिर लघु उत्तर वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनसे नापना चाहिए, या फिर जो बड़े आंसर होते हैं उससे व्याकरण को आपको क्या करना चाहिए, समझ को परखना चाहिए। जी नहीं, व्याकरण क्या करना है, संदर्भ परक। मैंने आपको बोला ना, ये इतना सुंदर वर्ड है हिंदी पेडागोजी में, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में कैसे, भाई बच्चों से आपको संज्ञा के बारे में कुछ पूछना है, आपने क्या बोला, क्लास में ना ब्लैक बोर्ड था, आपने बोला अच्छा बताओ ये क्या है, बोला मैम ब्लैक बोर्ड है। अच्छा तुम्हारे साथ में जो लड़का बैठा है ये क्या है, इसका क्या नाम है, बोला मैम श्याम है। तो क्या किया आपने, आप आंका जा रहा है। फिर आपने पूछा अच्छा एक बात बताओ, जो तुमने सारे नाम बताए उसको क्या कहते हैं, तो वो कहेगा मैम संज्ञा कहते हैं इन सबको। तो क्या हुआ, आपने संदर्भ में प्रश्नों के माध्यम से आंक लिया कि बच्चे ने कितना संज्ञा के बारे में समझा है। ठीक है, संदर्भ में आंकना इसको कहते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर, अब याद रखना बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि। देखो कितने भी बच्चे बड़े हो जाए, लेकिन सबसे मज़ेदार बच्चों को यही लगता है कि सबसे पहले उनको उदाहरण दिए जाएं, एग्जाम्पल्स दिए जाएं और फिर उनको नियम बताया जाए। ठीक है, सबसे बेहतर तरीका ये, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो चाहे प्राथमिक स्तर हो। तो आगमन विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। देखो सेम क्वेश्चन है, दूसरे साल में बदल करके आया है, क्वेश्चन को आंसर बना दिया, आंसर को क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। ये देखो यहाँ पे ये पूछा था व्याकरण, भाषा के व्याकरण की समझ को, देखो सेम है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। यहाँ पे इसी को क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये कथन क्या है, ये पूछ लिया आपसे, पूर्णतः उचित है भैया। अभी हमने पढ़ा था पीछे, बिल्कुल ठीक बात है कि उनको आपको कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ करके और व्याकरण की समझ को आंकना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल गलत हो गए आपके। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? देखो अभी मैंने कई बार आपको बता दिया आगमन विधि में होता क्या है, तो आप बताओ मुझे व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। खुद से अपना आंसर सोचो अपने दिमाग में। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम प्रस्तुत करना, पहले नियम का विश्लेषण करना, या पहले मनोरंजक गतिविधियां करना। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि का सबसे जो पहला कदम होता है वो क्या होता है, बच्चों को बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। यहाँ से याद रख लेना, अगर वैसे भूल जाओ तो यहाँ पे ऊ जैसा बनेगा आगमन में। ठीक है, तो उदाहरण से स्टार्ट हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? मैंने जैसा कि बताया संदर्भ में यानी कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण को सिखाने को कौन सा ऐसा कथन है जो पुष्ट करता है? देखो घर घर
जो शब्द युग्म है, यानी घर घर जो एक पेयर है वर्ड आपका, ठीक है, वर्ड्स का एक पेयर है, का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। तो देखो बहुत ज़्यादा अच्छा हम इसको नहीं मानते, सिर्फ 2 वाक्य, तो ये क्या हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, बच्चा बना देगा आराम से, ठीक है। फिर आता है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बनाइए, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। एक लिमिटेड आंसर है इसका, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द युग्मों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए, ये भी एक लिमिटेड आंसर है। यहाँ क्या है, इन्होंने बोला है कि व्याकरण शिक्षण को पुष्ट क्या करेगा, तो घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छा है, संदर्भ में व्याकरण सिखाने के लिए। घर घर आपकी ही चर्चा है, घर घर आपकी चर्चा, इसका मतलब क्या है, घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ा है, अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस घर घर का मतलब है कि भाई हर घर में आपकी चिंता है, सॉरी हर घर में क्या है, आपकी ही चर्चा है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, इस क्वेश्चन को अगर आप यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे आप ये बता रहे हैं बच्चों को कि ये जो घर घर इस्तेमाल हुआ है ना, इसको इस घर और इस घर को अलग अलग इस्तेमाल करने का रीज़न क्या है, इनकी पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये जो 2 घर घर लिखे हुए ना, इसका मतलब ये है कि हर घर में आपकी चर्चा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होएगा संदर्भ में व्याकरण सिखाने, क्योंकि बच्चा इसको समझता है, इस लाइन को समझता है कि घर घर आपकी चर्चा है, ठीक है, यानी हर घर में आपकी चर्चा है, ठीक है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको। भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, देखो अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा याद करना, परिभाषा याद करने में, रटने में हम बिल्कुल भी, एनसीएफ आपकी बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मानता है। व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, सिर्फ एक लिस्ट बना लो व्याकरण तत्वों की, जी नहीं। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या, देखो आप लोग ग्रामर सीखते हो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि आप जब भाषा का प्रयोग करो तो उसमें आप ग्रामर का ध्यान में रखो, ठीक है, आप ग्रामर को ठीक तरीके से बोल पाओ, समझ पाओ, तो ये आपका उद्देश्य होता है। इससे ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं होती। पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करता है। देखो एक पाठ में एक शब्द आया ठिठिया कर हंसना, अब टीचर ने क्या किया, टीचर को मिल गया मौका, टीचर ने यहाँ से ठिठियाना शब्द निकाल लिया, उसमें से आना प्रत्यय पढ़ा दिया बच्चों को। यहाँ पे प्रत्यय की कोई बात नहीं हो रही, ना कोई प्रत्यय के नियम बताए जा रहे हैं, इसका मतलब संदर्भ में व्याकरण सिखाया टीचर ने। कैसे सिखाया, कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सिखाने की कोशिश कर रहा है टीचर, कि लेसन में आया ठिठियाना, ठिठियाना उन्होंने वहाँ से आना प्रत्यय निकाल दिया और बच्चों को बोला अच्छा एक बात बताओ, आना प्रत्यय से और 4 शब्द बताओ तुम लोग क्या हो सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट से। भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल आपका 4th नंबर टॉपिक आ चुका है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। मैं थोड़ा सा समझा के चलूँगी आपको, यहाँ पे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, हम क्वेश्चंस को करेंगे फटाफट से, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। L, S, R और W 4 आपके क्या होते हैं, कौशल होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं सु, बो, प और ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आपका, ठीक है, सु बो पली के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिस तरीके से हम LSRW याद रखते हैं तो फर्स्ट वर्ड आप इनका याद रख सकते हैं। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सु बो पली में से, यानी कि इन चारों में से जो आपके कौशल होते हैं आपके LSRW, इनमें से 2 कौशल ऐसे होते हैं आपके जो अभिव्यक्तात्मक होते हैं और 2 होते हैं जो ग्रम्यात्मक होते हैं। अभिव्यक्तात्मक क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। जब आप अभिव्यक्त करते हैं किसी चीज़ को, इसका मतलब या तो आप बोल करके अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है, या तो आप बोल करके अभिव्यक्त करेंगे कोई चीज़, या तो आप क्या करेंगे, लिख करके अभिव्यक्त करेंगे। 2 ही चीज़ें, 2 ही तरीके हैं ना खुद को अभिव्यक्त करने के, अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने के, या तो बोलेंगे या तो लिख कर अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्रम्यात्मक कौशल की बात करें, यानी ग्रहण कैसे करेंगे आप नॉलेज को, तो या तो आप पढ़ करके ग्रहण करेंगे, ठीक है, या तो आप सुन करके ग्रहण करेंगे। तो याद रखना, बोलना और लिखना आपके क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है, प्रोडक्टिव कौशल है आपके, और पढ़ना और सुनना जो है आपके वो ग्रम्यात्मक है आपके, यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स हैं आपकी दोनों की दोनों। तो ये आपको याद रखनी है, चारों कौशल आपके जो है वो इस तरीके से सीखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, जैसा कि मैंने बताया जिससे आप अभिव्यक्त करते हैं खुद को, तो या तो बोलकर बंदा अपने आप को अभिव्यक्त करेगा या तो लिख करके अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। ये ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं ऐसे,
ABCD होना चाहिए। हाँ देखो, या तो बोल करके अभिव्यक्त करेगा या तो लिख करके अभिव्यक्त करेगा। पढ़ने से अभिव्यक्त नहीं करता बंदा, पढ़ने से क्या करता है, रिसीव करता है। तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ भी पढ़ना है, ये भी कट गया। सुनना, सुनने से भी बंदा क्या करता है, रिसीव करता है। तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो बोलना और लिखना आपका आंसर हो गया। फटाफट से देख लेते हैं, बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, मधुर वाणी करना, या फिर संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। संदर्भ अपना मैजिकल वर्ड आ गया, आंसर अपना यही मिल जाएगा। यानी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बात कह पाएँ, उसी को बोलना कौशल कहा जाता है। भाई बहुत सारे लोग हैं उनको ये नहीं पता होता किस सिचुएशन में क्या बोलना है, ठीक है। तो इसका मतलब उनके अंदर में क्या है, स्पीकिंग स्किल नहीं है अच्छी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कट जाएंगी आपकी, ठीक है। याद रखना है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। लेखन कौशल का, राइटिंग स्किल का अगर आपको इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, तो कौन सी विधि सबसे अच्छी रहेगी। श्रुत लेख, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेशन, ठीक है। श्रुत लेख किसको बोलते हैं, डिक्टेशन को। मैम एक एक वर्ड बोलेगी और आपको लिखते रहना है। पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी पाठ में जो क्वेश्चन है उसके उत्तर लिखना। सुंदर लेखन का अभ्यास करना, या फिर अपने अनुभवों को लिखना। मैंने आपको जैसे कि बताया, कुछ मैजिकल वर्ड है इसमें हिंदी पेडागोजी में जो आपको पूरे पूरे नंबर दिला सकते हैं। वो क्या है, अपनी भाषा में लिखना, अपने अनुभवों को लिखना, अपने आप को व्यक्त करना। इसमें बच्चे का दिमाग चलेगा, वो ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर होगा। हमें और कोई ऑप्शन पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्रम्यात्मक कौशलों में कौन से कौशल शामिल है, अभी भी मैंने आपको बताया, फटाफट से बता दो, अपने दिमाग में सोच लो, ठीक है। ग्रम्यात्मक कौशल में कौन से कौशल है, यानी जिनसे हम ग्रहण करते हैं। सुनना और पढ़ना, सीधा सा आंसर यही मिल गया। सुन करके भी हम ग्रहण करेंगे, पढ़ करके भी हम ग्रहण करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है तो लिखना क्या हो गया, अभिव्यक्तात्मक हो गया। यहाँ पे बोलना है, बोलना अभिव्यक्तात्मक हो गया। यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे बोलना अभिव्यक्तात्मक हो गया। तो सुनना और पढ़ना दोनों क्या है, ग्रम्यात्मक कौशल है। इससे हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं नॉलेज को, या तो सुन करके सीखते हैं तो पढ़ करके सीखते हैं, ठीक है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। अब आ गया आपका किससे, रीडिंग स्किल से रिलेटेड आ गया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। लो अब मुझे आगे बोलने की ज़रूरत है बिल्कुल भी, ये आ गया हमारा मैजिकल वर्ड, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ को पढ़ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को समझ जाइए, उसका मीनिंग समझ जाइए, बस इतना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने के मामले में। शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर तेज गति से पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। सुनना कौशल के मामले में कौन सा कथन उचित नहीं है, जो लिसनिंग स्किल है उसके बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, बात तो ठीक है। जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, जब हमने सबसे पहली बार हमने सुनना ही सीखा था इस दुनिया में आने के बाद में, जहाँ ना हमें लिखना आता था ना हमें पढ़ना आता था, सुनना बिल्कुल ठीक बात है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों कथन ठीक है भाई। उचित नहीं है पूछा है अपने से। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल ही वाहियात बात कहती। देखो सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक बात है। देखो कोई बोलेगा तभी तो आप सुनोगे ना, तो मौखिक कौशल के अंतर्गत मान सकते हैं हम इसको। लेकिन सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल ही मतलब क्या बोलूँ अब मैं। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले दुनिया में आता है तो सबसे पहली स्किल वो लिसनिंग सीखता है, ठीक है। जब उसको कुछ नहीं पता होता तब भी वो क्या करता होता है, अपने आसपास की चीज़ों को सुन रहा होता है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो लाउड रीडिंग होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। चलिए, लाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य बोल बोल के पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, या फिर मौन पठन करना, या बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करना। बिल्कुल ठीक बात है। जब आप जोर जोर करके बोल करके पढ़ते हैं ना, जब आप पूरी क्लास के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए और बोलो बेटा चलो टेबल सुनाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या होता है, बच्चे की जो झिझक होती है पढ़ने संबंधी वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। फिर वो आराम से आप उसको 25 बच्चों की क्लास में खड़ा कर दो, 50 बच्चों की क्लास में खड़ा कर दो, या मंच पे खड़ा कर दो, बच्चा आराम से बोल पाएगा, उसकी झिझक हट जाती है सस्वर पठन से, ठीक है। तभी हम छोटे बच्चों को ये सबसे पहले सिखाते हैं। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, अब बात कर रहे हैं हम स्पीकिंग कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण की। शुद्ध उच्चारण करना, समझ कर बोलना, आंखों देखा वर्णन करना, या फिर बोलने की गति होना। तो क्या होगा, समझ कर बोलना। बहुत सारे लोगों को बोलना आ जाता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बोलना क्या है, किस परिस्थिति में कैसा बोलना है, कितना बोलना है। समझ कर बोलना सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। भाषा डैश
डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। ठीक है, यहाँ पे 3 डैश है, बड़े ही मतलब ध्यान से भरना है हमें इसको। भाषा सुनने, बोलने और सोचने का एक महत्वपूर्ण साधन है, या फिर भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का साधन है, या फिर भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। देखो, अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं तो बाकी सारे ऑप्शन इसके साथ में नहीं आ जाएंगे। ठीक है, पढ़ना, लिखना, संप्रेषण करना, तो भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये हो गया, सोचने के लिए, महसूस करने के लिए और चीज़ों से जुड़ने के लिए। या फिर आप सोचो कोई और होना चाहिए क्या इसका आंसर? तो ये आपका क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है भाषा जो है आपका। ठीक है, सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सुनी हुई, पढ़ी हुई और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राइटिंग की बात हो रही है। ठीक है, अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास निम्नलिखित में से कौन सहायक है? औपचारिक पत्र लेखन, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, या फिर सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखना। मैंने आपको अभी भी बताया कुछ मैजिकल वर्ड्स हैं, संदर्भ में लिखना जैसे कि, या फिर जब भी आपको ये कह दिया जाए अपने शब्दों में व्यक्त करें, अपने शब्दों में अभिव्यक्ति करें, अपने शब्दों में लिखें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें बच्चे का ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, दिमाग लगेगा बच्चे का जब वो अपने शब्दों में लिखेगा। बाकी सारी चीज़ें रटी रटाई हो सकती हैं। ठीक है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। कौन सा है जो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है? सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण या लेखन। तो क्या है? कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो भाषा का प्रकार्य है वो क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, भाषा को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? संप्रेषण करने के लिए। अगर भाषाएं नहीं आती होगी ना, मैं ये आप लोगों के साथ में डिस्कस कर पाऊंगी ना आप इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी जो है वो पाँचों, किन्हें, आँखें, ऐसे जो शब्द हैं आदि लिखती है वो। ठीक है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? पाँचों, किन्हें, आँखें और दोनों वो ऐसे लिखती है। वो अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, जब बच्चा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जब रिपीटेशन में आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल जाए, जैसे आपने पिछले उसमें देखा था एक क्वेश्चन में, उसने देखा, उसने खाया, उसने खाई, उसने वर्ड को बच्चा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अति सामान्यीकरण उसने जो है वो कर लिया है। वो बिल्कुल नहीं जानती इस बारे में, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं जानती तो वो लगाती नहीं इसमें जो आपका अनुनासिक चिन्ह है उसको। अनुनासिक चिन्ह के प्रति सजग है ऐसा भी नहीं है, और वो इसके प्रति लापरवाह है, ये तो हम बच्चे के बारे में कभी कहते नहीं है। क्या है? अति सामान्यीकरण है। जब भी आपको रिपीटेशन में कुछ वर्ड मिले ना, तो आप उसको हमेशा याद रखना, क्या होगा? अति सामान्यीकरण होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है आपका? ये पूछा गया आपसे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार या फिर स्पष्टता। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, बच्चे बहुत छोटे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, छोटे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको कहा, तो क्या बोला है? कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण बोला गया है। शुद्ध उच्चारण भी आप देखेंगे तो प्राथमिक स्तर पे आप कभी भी शुद्ध उच्चारण पे बल नहीं देंगे, आप सिर्फ ये देखेंगे बच्चा जैसा भी बोले लेकिन वो बोले कम से कम। ठीक है, बोलने में बच्चे के आत्मविश्वास हो, मौलिक विचार हो, स्पष्टता हो, लेकिन आप शुद्ध उच्चारण पर सबसे ज़्यादा बल जो है वो नहीं देते हैं बच्चे के प्राथमिक स्तर पर। बच्चा जैसा भी बोले, आप कहेंगे बच्चा बोले, चाहे गलत बोले लेकिन बोले बच्चा एक बार के लिए, अभिव्यक्त करे खुद को। फिर आता है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। विभिन्न स्तरों पर भाषा शिक्षण की क्या क्या चुनौतियाँ होती है? चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती है? सबसे पहला, समावेशी शिक्षा। ठीक है, चुनौती है एक तरीके से देखा जाए तो, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन चुनौती के मामले में चुनौती है, क्योंकि आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 तरह के बच्चे हैं, अपने कॉग्निटिव लेवल के पर वो अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके पास में, बहुभाषिकता है, क्योंकि अलग अलग भाषा से आए हुए हैं सारे के सारे, और उनको आपको क्या करना है? कुछ दृष्टिबाधित बच्चे भी हो सकते हैं, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी को डिस्ग्राफिया है, किसी को डिस्कैल्कुलिया है, तो वो सारे बच्चे आपकी एक ही क्लास में समावेश में अगर पढ़ रहे हैं तो आपके सामने चुनौतियाँ तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो एज अ शिक्षक आपको किस तरीके से उनका सामना करना है और क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, इस पे हम बात करेंगे इस टॉपिक में, और इससे क्वेश्चन आपका आता है, ये आपका टॉपिक है, सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन
भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं बोला है, प्रतिकूल बोला है, यानी कि नहीं वाली बात की जा रही है यहाँ पे। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, समावेशी शिक्षा के मामले में बात हो रही है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, भाषा ठीक बात है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों को भाषा विकास शीघ्रता से होता है, ठीक बात है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक बात है। तो फिर गलत कौन सी है? इन्होंने क्या बोला है, कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यही क्या है, एक प्रतिकूल है कि भाषा को आपको क्या करना है, नियम सिखा देने। नियम हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाने होते बच्चे को कि नियम सिखाकर ही हम भाषा को शीघ्रता से सिखा सकते हैं, जी नहीं। प्रिंट समृद्ध माहौल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी ठीक बात है, ठीक है। लेकिन बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये भी ठीक बात है, अपने आप बना लेते हैं बच्चे नियम। लेकिन व्याकरण को नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सी वाला हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। इसमें आंसर जो है वो थोड़ा सा मुझे भी गड़बड़ लग रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए आपका। ये भी ठीक है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भी कहीं ना कहीं ठीक है। समावेशी शिक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, ये पूछा गया है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये भी कहीं ना कहीं ठीक ही है बात तो, ठीक है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये शायद मेरे हिसाब से क्या होगा, प्रतिकूल होगा कि बच्चे परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं अपने आप ही। तो ऐसा नहीं होता है, बच्चे जो हैं वो जो ग्रहण करते हैं भाषा, उसके हिसाब से कुछ जो व्याकरण होती है उसको तो कहीं ना कहीं ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं ऐसा नहीं है। तो डी मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत वर्तनी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। त्रुटियों का एहसास तो कभी नहीं करवाना बच्चों को, बच्चे भगवान हैं। गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लालशाही से घेरा कर देंगे, ऐसा हम रियल लाइफ में करते हैं एज ए टीचर, बस पेडागोजी में इसको बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है कि आपने बच्चे का गलत शब्द पे ऐसे रेड पेन से आपने सर्कल बना दिया, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। या बच्चों को 10 बार लिखने के लिए देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है। बच्चे के साथ में ऐसी कोई भी हरकत आपको नहीं करनी है अगर पेडागोजी में 1 नंबर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या करना है आपको, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, ठीक है। बच्चे कुछ अगर गलतियां कर रहे हैं वर्तनी में तो आप इसको एक सहज प्रक्रिया मानेंगे, बच्चा है गलती करेगा, गलती करके सीखेगा। तो प्रिंट समृद्ध माहौल देना है, आसपास में आपको चीज़ें देनी है उसके कि बच्चा चलता फिरता भी चीज़ों को देखे, भाषा को देखे, ठीक है। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है आपका, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया जाता हो। अत्यधिक तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, अत्यधिक कभी भी ठीक नहीं होता है आपका आंसर। दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो, अच्छा उससे क्या हो जाएगा बताओ, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिलते हो। सबसे बेस्ट बात, सबसे अच्छी बात, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलते हो, वो सबसे बेस्ट है आपका, सबसे बेस्ट क्लासरूम है वो, ठीक है। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे, ठीक है, एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ठीक है। एक बच्ची है पहली कक्षा की, ड वाले शब्दों को गलत बोलती है, ठीक है। अंकिता को ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे कि अंकिता लो मैं बोलता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे बोलो, ठीक है। या फिर स्वयं ड वाले शब्दों का सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करके उसके धैर्यपूर्ण बोलने का अभ्यास कराएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। उसे डे वाले शब्दों का सीडी सुनने के लिए दे देंगे, जी नहीं, एज ए टीचर आप ऐसी हरकत नहीं करते। अंकिता को डे वाले शब्दों की सूची दे देंगे या फिर उसको अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं करना होता बच्चे के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चा कुछ गलत बोलेगा तो आपको उसी चीज़ को बच्चे के सामने दोहराना है, ठीक करके दोहराना है, लेकिन बच्चे को गलत ठहरा के नहीं दोहराना है, ठीक है, कि आप गलत हो और आपको इसको ऐसे करना है, जी नहीं। अड़े वाले शब्दों का सहज भाव से, ठीक है, आपको उसके समक्ष प्रस्तुत करके धैर्यपूर्ण बोलने का अभ्यास आप उसको करवाएंगे, ठीक है, उसको गलत नहीं ठहराएंगे आप कभी भी। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वो हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? एक बच्चा है राहुल, जब भी उसको ऑरल क्वेश्चंस की बात आती है तो क्या होता है, वो हकलाने लगता है। राहुल की आदत है,
ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, या राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसको जवाब ना देना पड़े? जी नहीं, बच्चे के बारे में गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। राहुल को सही उत्तर नहीं पता, ये भी बात हम नहीं कहेंगे। बच्चे के बारे में क्या होगा? राहुल बड़े समूह के सामने बात करने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका आप रिटर्न टेस्ट लोगे तो वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। एज ए टीचर मैंने देखा है ये चीज़। और कुछ बच्चे होते हैं जो खड़े होकर के बोलने में क्या करते हैं, उनको इतना ज़्यादा सहज महसूस नहीं करते, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते, दबाव महसूस करते हैं, ठीक है। तो यही कहानी राहुल के साथ में होती है। राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती हैं। ये किस और संकेत करता है? देखो, बच्चे के बारे में नेगेटिव आप नहीं बोलोगे। राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, जी नहीं। बच्चा भगवान है, ऐसा नहीं है कि उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं है। मात्राओं का ज्ञान नहीं होता तो वो इतना भी नहीं लिख पाती। कमाई होने लगी को कमाई होगी भी नहीं लिखती ना वो। राधिका की विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। राधिका ध्यान से नहीं लिखती है। गलत बात, राधिका लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। बच्चे के बारे में कोई भी गलत बात आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। राधिका की विचारों की गति, तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। व्हाट्सअप में आप लोग टाइपिंग करते होंगे, आपके दिमाग में थॉट जो है वो बड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है, और कुछ चीज़ें आपको लगता है आपने लिख दिया है, लेकिन आप उसके अंदर कुछ वर्ड्स खा जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही राधिका के साथ में हो रहा है। जितना विचार उसके तेज़ी से चल रहे हैं उतनी तेज़ी से वो लिख नहीं पाती है, इसलिए कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो खा जाती है, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या क्या है? एक इंक्लूसिव एजुकेशन है, भाषा शिक्षण की क्या समस्या होगी? विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता, ये तो हम इस चीज़ को समस्या नहीं मानते कि उनकी योग्यताओं में भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना, इसको भी हम समस्या नहीं मान सकते। सबकी रुचि अलग अलग होगी भाई, समस्या क्या है इसमें? ये तो हमें पता है। उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव होना, ये हम कभी भी रोते हुए नहीं कहते कि हमारे पास पाठ्य सामग्री नहीं है। एज ए टीचर मैंने कहा ना, आप सुपरमैन हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। देखो, भाषा परिवेश देना बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ आपको ये पता है आपकी कक्षा में 25 भाषा के बच्चे हैं, उनमें से भी बहुत सारे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत है या कोई और चीज़ है, तो आप उनको एक इक्वल भाषा परिवेश देना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये वाली बात होगी आपकी। फिर आता है आपका स्वलीन विकास में जो बच्चा होता है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो बच्चा होता है, वो उसके अंदर क्या ऐसी विशेषता है जो यहाँ पे आपको दिखेगी? देखो, अपने ही कार्यों में लीन रहता है, या फिर अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, ठीक है। अपने ही कार्यों में लीन रहता है, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई अनुभव करता है, या सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, या अक्सर खाने से मना कर देता है। जो ऐसा नहीं है, क्या होता है, जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, संप्रेषण होता है, बच्चा जो होगा, जो ऑटिज्म का शिकार होगा, वो क्या करेगा, बहुत जल्दी किसी के साथ में घुलेगा मिलेगा नहीं, सोसाइटी के साथ में एकदम से वो मतलब कम्युनिकेशन के में उसको क्या होगी, कठिनाई होगी, ठीक है। चलिए जी, रात के बज चुके हैं 12 और आपका काफ़ी सारा बाकी है, 2 टॉपिक बाकी हैं, फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग फिर भी इतने निकम्मे हो कि शेयर नहीं करते हो, क्या करें बताओ, हैं। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी बनाया, ठीक है। सुलेखा ने क्या किया, पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। एक बच्ची है, उसने जिंदगी पढ़ दिया, जीवन लिखा हुआ था कहीं पे। ये इस और संकेत करता है कि ये अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। बच्चे के बारे में गलत बात नहीं बोलेंगे। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, जी नहीं। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। बच्चे के बारे में गलत बात नहीं बोलनी है, कुछ भी नहीं बोलना है। क्या होगा, उसे अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। उसको पता है जीवन और जिंदगी दोनों एक ही बात है, इसलिए वो जीवन की जगह उसको जिंदगी पढ़ दिया उसने, ठीक है। बच्चे की गलतियां नहीं निकालेंगे आप बिल्कुल भी। पेडागोजी में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो होगा वो क्या है, कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। देखो, किसी एक भाषा की निपुणता में बाधक तो कभी नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी आपको आती है, इंग्लिश को सीख लें, गुजराती को सीख लें, मराठी को सीख लें, तो एक भाषा में निपुणता को बाधक वो कभी नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गुजराती सीखेंगे तो आपकी हिंदी खराब हो जाएगी, वो तो आपको आती ही है। कक्षाई जटिलता को बढ़ावा देता है, गहन समस्या है, जी नहीं। शिक्षकों के लिए कोई समस्या नहीं होती, शिक्षक सुपरमैन होते हैं। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। बच्चे को एक से ज़्यादा भाषाएं आएगी तो वो कॉग्निटिवली और ज़्यादा मैच्योर होगा। वो 10 तरह के लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर पाएगा, उनके साथ में इंटरेक्ट कर पाएगा और नई नई चीज़ें सीखेगा। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा लिखाते टाइम, देखो अब ये भी एक तरीके का क्या है, चुनौती है ना टीचर के लिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा लिखाते टाइम उन्हें कक्षा में अलग बैठाया जाना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं दिया जा सके,
जी नहीं। उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके? जी नहीं। जब हम समावेश करके चलते हैं तो हम बच्चों पे अलग से उनको बैठाते नहीं है, ना ही उनको अलग से विशेष ध्यान देते हैं, उनको बच्चों को इंक्लूड करके चलते हैं हम लोग सबके साथ में। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए? जी नहीं, गलत बात। इंक्लूजन करके चलना है। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए? जी नहीं। जैसा बताया ना मैंने आपको कि उनको सब कुछ आपको बराबर देना है, समावेश करके चलना है। तो अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना है आपको। दृष्टिबाधित बच्चे ना देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं ना वो, तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक भाषा का प्रयोग करना, ताकि वो सुन करके चीज़ों को समझ पाए। वो देख नहीं पा रहे हैं लेकिन सुन तो पा रहे हैं आराम से, ठीक है। फिर आता है बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। बहुभाषी कक्षा की बात हो रही है अब यहाँ पे, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो। टैग वर्ड क्या है क्वेश्चन का? बहुभाषी कक्षा के बारे में बात हो रही है कि संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित मानेंगे? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। दोहराने को तो कभी अच्छा मत मानिए आप। सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, फिर दोहराने की बात हो रही है यहाँ पे। हिंदी पाठ में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लठ खत को हिंदी कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ भी आपका रॉन्ग वर्ड हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, कंठस्थ नहीं करना होता। यहाँ पे क्या है? चिड़िया, पुस्तक, कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। बहुभाषिकता को आप सम्मान तभी देंगे जब आप बच्चों से पूछेंगे, अच्छा इस पर्टिकुलर वर्ड को तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चे, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? सब अपनी अपनी भाषा में बताएंगे। अच्छा सर, चिड़िया को मेरी भाषा में ना ये बोलते हैं, चिड़िया को मेरी भाषा में ये बोलते हैं। तो उनको लगेगा हाँ भाई, हमारी भाषा को भी यहाँ पे इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, बात की जाती है उसके बारे में, ठीक है। तो ये बहुभाषिकता को पोषित करेगा। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, मतलब समझ पाता है वो, लेकिन पढ़ने में कठिनाई होती है। तो क्या कहेंगे हम उसको? जब भी पढ़ने में कठिनाई होती है तो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। जब लिखने में कठिनाई होगी तो डिस्ग्राफिया होगा, जब गणित में कठिनाई होगी तो डिसकैलकुलिया होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डिसलेक्सिया, क्योंकि उसको पढ़ने में कठिनाई है। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन बेहतर है, तो ये सेम हो गया आपका, फिर से रिपीट हो गया। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या क्या है? देखो सेम चीज़ है, यहाँ पे भी उसने क्या बोल दिया कि वो अटकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये भी क्या होगा? डिसलेक्सिया ही होगा। पठन अरुचि नहीं होगा, ठीक है, डिसलेक्सिया होगा। पढ़ने में जब भी कठिनाई होगी, चाहे वो अटके या कुछ भी हो, तो वो होगा। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण यानी कि जो बिहेवियरिज्म है, जो ये कहता है बच्चे को बिहेवियर को बदला जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है सब कुछ। बिहेवियरिज्म दृष्टिकोण जो है वो क्या मानता है? तो किसको मानता है? भाषा प्रयोग को नहीं मानेगा बिहेवियरिज्म, ठीक है। भाषा प्रयोग को तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मानेगा, ठीक है। अभिव्यक्ति को भी कंस्ट्रक्टिविस्ट मानेगा और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को भी कंस्ट्रक्टिविस्ट कहीं ना कहीं मानेगा। लेकिन अनुकरण यानी कि पूरी तरीके से इमिटेशन पर डिपेंडेंट रहो, पूरी तरीके से। सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको बताया ना, बच्चे के साथ में आप ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको क्या करना होगा? अरे भाई रब हो जा। सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखवाएंगे। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। चलिए ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। फिर भी रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे? जी नहीं। मैंने जैसे कि आपको बताया, रियल लाइफ में एज ए टीचर आप जो मर्जी करते हो, लेकिन पेडागोजी के सेंस में आप घेरा नहीं लगाते बच्चे की गलती पर। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे, ये भी गलत हो गया आपका। तो आंसर क्या बच गया आपका? ये वाला। उसकी कॉपी में रेलगाड़ी शब्द को आप लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। देखो उसने गलत लिख दिया, आप उसके लिखे हुए शब्द के नीचे आप ऐसे लिख देंगे रेलगाड़ी। अब सुलेखा से पूछेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, बताओ। तुमने लिखा है बेटा ये वाला शब्द, मैंने लिखा है बच्चे ये वाला शब्द, इन दोनों में क्या अंतर है वो बताएगी। सर देखो आपने तो ये ऐसे करके बड़ी की मात्रा लगाई है, मैंने छोटी लगा दी, और मैंने ड लिख दिया, आपने अड़ा लिखा है, ठीक है। वो खुद से अंतर बताएगी, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे आप। फिर कहेंगे लो बच्चे आप भी ऐसे लिखो फिर, ठीक है। इसका मतलब आपने ना उसको डांटा, ना उसको फटकारा, ना उसकी गलती निकाली, खुद से उसको महसूस करने दिया कि उसने गलती कहाँ की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? जो बच्चे दृष्टिहीन हैं उनका समावेशन आप कैसे करेंगे? इंक्लूजन उनका कैसे करके चलेंगे? उन्हें भाषा संबंधी आसान कार्य देंगे? जी नहीं। फिर इंक्लूजन क्या हुआ? आपने तो उनको छांट दिया, ठीक है। पढ़ाने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे? जी नहीं। तब भी आपने क्या किया? उनको कहीं ना कहीं सेग्रीगेट कर दिया, उनको बांट दिया आपने। या फिर ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे? जब तक आप उनको कुछ नहीं करवाएंगे, मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि जब तक हमें ब्रेल लिपि नहीं मिलेगी इन बच्चों को हम कुछ नहीं करवाएंगे? जी नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो आंसर क्या रहेगा? धीमी गति से पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। आप क्या करेंगे भाई? देखो जो बच्चा किताब में देख पा रहा है
और सुन भी पा रहा है, तो उसके सामने आप बेशक जल्दी जल्दी पढ़ा दो पाठ को, तो उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो देख रहा है सामने बुक खुली हुई है उसके, और वो सुन भी रहा है, तो उसको दोनों चीज़ें मिल रही है कहीं ना कहीं। लेकिन जो बच्चा देख नहीं पा रहा है, उसको सिर्फ सुनने मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, तेज़ तेज़ नहीं पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। धीरे मतलब वो वाला धीरे नहीं कि आपका साउंड कम होगा, धीरे मतलब आपकी गति धीरे होगी पढ़ने की, और उसके वर्णन को विस्तार देंगे, आप उसको थोड़ा सा एलेबरेट करके समझाएंगे, ताकि जो दृष्टि बाधित बच्चा है उसको भी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। फिर हम बात कर लेते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में। आपका 6 नंबर टॉपिक, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो है वो क्या है। पाठ्य पुस्तक क्या है भाषा शिक्षण में? साध्य है, साधन है, अनावश्यक है, या एकमात्र संसाधन है। एकमात्र तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, सबसे रॉन्ग। अनावश्यक भी नहीं हो सकती, आवश्यक तो है ही थोड़ी बहुत भाई। साध्य है या साधन है? तो साध्य नहीं है, सिर्फ एक साधन है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक क्या है? सिर्फ एक रिसोर्स की तरह हम पाठ्य पुस्तक को लेते हैं। सर्वे सर्वा हम पाठ्य पुस्तक को नहीं मानते कि सारी बुक आपको चाट लेनी है या टीचर को सारी बुक आपको पढ़ा देनी है और कोई उद्देश्य नहीं है उसका, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक साधन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल की टॉपिक चल रही है आपकी, तो इसीलिए यहाँ पे बुक्स के बारे में बात होगी और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। तो पुस्तक क्या है आपकी? पाठ्य पुस्तक भी एक तरीके की टीचिंग लर्निंग मटेरियल है आपका, ठीक है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है आपका जब भाषा की पुस्तक का निर्माण होता है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य और भाषा की विभिन्न छटाएं। बिल्कुल ठीक बात है, विविध तरीके के अभ्यास होने चाहिए, विविध तरीके की विषय वस्तु होनी चाहिए, विविध तरीके की छटाएं होनी चाहिए। पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण है कि भाई उसमें 50 पाठ होने चाहिए, 60 पाठ होने चाहिए, 70 होने चाहिए। संख्या से कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ आपने दी है उसके अंदर वो यूज़फुल होनी चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है, वैविध्यपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन जो होता है वो क्या होता है? पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन यानी कि उसको थोड़ा सा आप एक इमोशंस के साथ में अगर पढ़ाते हैं बच्चे को, पठन करते हैं उसका, तो क्या होगा? पठन की पहली और अनिवार्य शर्त, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को भावपूर्ण तरीके से पढ़ें, अर्थ को समझने में मदद करती है, ठीक बात है। केवल कविताओं पर लागू होता है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पठन का एकमात्र, केवल, ही, ये सारे वर्ड आपके क्या है? नेगेटिव है। मैंने आपको टैग वर्ड वाली वीडियो में बताया था। तो क्या है? अर्थ को समझने में मदद करती है। भाई आपने क्या है, कोई वीर रस का आप पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई वीर रस का पाठ पढ़ा रहे हैं, भगत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी ज़बान में वही भाव है, बिल्कुल भक्ति वाला भाव है, तो बच्चे को क्या है, उसको अर्थ समझने में मदद करेगी वो। कोई ऐसा करुणा वाला पाठ पढ़ा रहे हैं आप, माँ के बारे में बात कर रहे हैं ना, उतना ही सॉफ्टली आप बोल रहे हैं, तो बच्चे को उसका अर्थ को और अच्छे से बच्चा समझ पाएगा, उसकी फीलिंग्स को समझ पाएगा, उस पाठ की फीलिंग को, ठीक है। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? जो टंग होती है ना वो भी मतलब अटकने लग जाती है, इतने सारी एकदम से जब कंटिन्यूस में पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है ये पूछा गया। व्याकरणक नियम कंठस्थ करना, व्याकरण नियम कंठस्थ करना, सब एकदम नेगेटिव वर्ड्स। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों का आकलन करती है, जी नहीं, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी, सिर्फ पर्वों की जानकारी थोड़ी होती है पाठ्य पुस्तक में। क्या करती है? भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें आपका गद्य भी होता है, पद भी होता है, कविताएं भी होती हैं, कहानियां भी होती हैं, एकांकी भी होती है। तो क्या है, बहुत सारी छटाएं होती है भाषा की जो प्रस्तुत की जाती है पाठ्य पुस्तक में। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावट हो जाती है जब भाषा कक्षा में आपकी जो भाषा है उसकी कक्षा में कुछ सामग्री लगा रखी है तो वो सिर्फ सजावट तक ही रह जाती है। तब कब बात की जा रही है ये? बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उपयोग नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, पहले ही हमें अपना आंसर मिल गया। जब ऐसी सामग्री आपने लगा रखी है जिसकी भाषा बच्चे को समझ में नहीं आती है, जो बच्चे के लिए सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो बच्चे को कुछ सिखाएगी नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सजावटी है फिर आपके लिए, वो किसी भी तरीके से यूज़फुल नहीं है बच्चे के लिए। तब वो सजावटी बन जाती है, सिर्फ उस सजावट का हिस्सा बन जाती है, लेकिन बच्चा उससे कुछ सीखेगा नहीं, ठीक है। वो बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य ना सिखाए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको मूल्य सिखाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो सिखाए बच्चे को। भाषा के मामले में पढ़ना लिखना किसी तरीके से सिखाए। अब एन.आर. अगर आपने चार्ट लगा रखा है तो वो आपको मूल्य थोड़ी सिखाएंगे, लेकिन बच्चे को वो एन.आर. के बारे में ज़रूर सिखाएंगे, एन.आर. को पढ़ना और लिखना। वो सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो या उसे आते जाते देखते हो तो वो सजावट का बन जाएगा, जी नहीं। सजावटी वो सिर्फ तभी बन जाएगी भाई, सिर्फ और सिर्फ सजावट की वस्तु है और किसी काम की नहीं है। वो कब होगा? जब बच्चों के लिए उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, ठीक है, तो वो सिर्फ सजावट की वस्तु रह जाएगी।
भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग, मुद्रित या अमुद्रित जो भी संचार माध्यम है उनका प्रयोग जो है वो कैसे होगा, क्या होगा बताते हैं। देख चलो, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि संचार माध्यम अनिवार्य है बच्चे की उसके लिए, ठीक है भाई। डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, ज़रूरी थोड़ी उसी से आकलन होगा बच्चे का। शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग करती है, मतलब जो शिक्षक स्मार्ट बोर्ड यूज़ करता है वही सबसे बेस्ट है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा आपका, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करती है। भाई आपके सामने संचार के माध्यम है, आपके पास में ब्रेल लिपि भी है, आपके पास में क्या है, आपके पास में कंप्यूटर भी है, आपके पास में स्मार्ट बोर्ड भी है, और इसी तरीके से आपके पास में बहुत सारे अलग अलग तरीके सीखने वाले बच्चे भी हैं। तो क्या होगा, वो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको आप ब्रेल लिपि से सिखा सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम है उनको आप क्या करेंगे, दृश्य सामग्री से ज़्यादा सिखाएंगे। तो आपके पास में अगर संचार माध्यम के साधन हैं तो क्या होगा, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे आपके समावेशी कक्षा में, ठीक है। इनको समझ के चलना बहुत ज़रूरी है। हिंदी शिक्षण जो है वो बहुत ईजी है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्ट करके आते हैं आपके। अब इस बार कितना हुआ मचा हुआ है कि पेपर का सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे सिलेबस चेंज कहाँ से हो जाएगा, एक टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन निकलने, क्वेश्चन को आंसर बना देते हैं, आंसर को क्वेश्चन बना देते हैं। ट्विस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, ऐसे ही करेंगे, और कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली एक तो पाठ्य पुस्तक है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, साधन है, ठीक है। सबसे कम प्रभावशाली और कौन सा है बताओ। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अध्याय की परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना, ये कहीं ना कहीं सारे ठीक है बिल्कुल। संवाद करना, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रट लेते हैं बच्चे, लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे कम प्रभावशाली है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब। भाषा पुस्तक कब सफल मानी जाएगी बताइए फटाफट से आप लोग। वो बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए रखे, ठीक है। या फिर भाई खांसी ना मतलब ऐसे जान लेके मानेगी, पूरी जिंदगी ले लेगी लगता है मेरे को ठीक होने में, ठीक है। क्या है फर्स्ट आपका, वो बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए रखे, ठीक बात है। बच्चों को प्राचीन साहित्य कमी पूरी जानकारी दे। देखो, भाषा की पुस्तक तभी सफल होगी जब वो प्राचीन साहित्य की जानकारी दे। तो एक तरफा बात होगी ना कि वो सिर्फ पुराने साहित्य की जानकारी दे तभी सफल होगी, या बच्चों को सिर्फ व्याकरण के नियम सिखा दे, बच्चों को सिर्फ प्रसिद्ध साहित्य के बारे में परिचय करवाए। ये सारी क्या है, एक तरफा लेकर के जा रही बात। ये ऑप्शन हमारा अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि साहित्य की धरोहर भी हो उसमें, मतलब साहित्य की जो चीज़ें वो भी शामिल हो, और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए रखे। भाई हमारी प्राचीन साहित्य के बारे में बात हो रही है और जो वर्तमान है उसके बारे में बात, उसको भी साथ लेकर के चले, अपडेटेड वे में चले, मतलब सिर्फ प्राचीन चीज़ों को ना लेकर के बैठे। तो ये क्या हो गया आपका बेस्ट ऑप्शन हो गया। दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री कौन सी है। यहाँ पे आपको 4 दी गई, आपको ऑड वन छांटनी है यहाँ पे, ठीक है। टेलीविजन हो गया, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य और समाचार पत्र। तो देखो इसमें क्या हो गया, टेलीविजन, क्योंकि आपकी जो पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, बाल साहित्य है, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये आपकी ऐसी सामग्री है जिनको आप देख करके, यानी कि जो दृश्य सामग्री है, देख करके आप क्या करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं, सूचना को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो टेलीविजन है ये क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, आप चित्र को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इन चारों में ये आपका अलग हो गया, ऑड वन हो गया। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है बताइए। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको बताया ना, मैजिकल वर्ड है। जब आप अलग अलग तरीके की सामग्री पढ़ेंगे ना तो आपको क्या होगा, भाषा को अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करने की समझ बनती है आपकी, ठीक है। व्याकरण संबद्ध भाषा सीखने को मिलती है, जी नहीं, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में क्या करना है अपने को, लेखकों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके या किताबों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके हमें कॉन्टेक्स्ट में भाषा प्रयोग करनी और समझ में आनी चाहिए, बस इतना ही रोल होता है हमारे पास भाषा का, ठीक है। चलिए, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। देखो जी, जब मैं हमेशा बोलती हूँ आपको यहाँ पे आ जाया करो, बच्चे छोटे हैं बेचारे, पहली कक्षा के हैं, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, उनको ध्यान में रख करके आंसर देना है। कहानी को, नाटक को, डायरी को या निबंध को। ना निबंध को, ना डायरी को, ना नाटक को, क्या कहेंगे,
कहानी को सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे छोटे क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा किसको एंजॉय करते हैं, स्टोरीज को एंजॉय करते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है, मकसद क्या है बंदे का जिसने ये जो लाइन दी है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। भाई मतलब एक लेडी के लिए उसकी सुंदरता को ही उसका प्रतिमान बना दिया जाता है कि वो सुंदर है तो सब कुछ है, ठीक है। यही उसका सबसे बड़ा बंधन है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि वो इससे बाहर सोच ही नहीं पाती है, फिर उसको एक तरीके से बांध दिया गया है इस प्रतिमान के अंदर, कि भाई इस स्टैंडर्ड के अंदर बांध दिया गया है कि वो सुंदर है, ठीक है। तो इसको भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को क्यों स्थान दिया गया है, स्त्री बंधन की चर्चा करने के लिए, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करने के लिए, कि भाई जो सौंदर्य प्रसाधन है यानी कि आपके जो मेकअप का सामान है उसका विरोध करने के लिए, या भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ने के लिए, सौंदर्य प्रतिमान बनाने के लिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, आपको भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ने के लिए इस क्वेश्चन को डाला गया है कि बच्चा जो है इस संदर्भ में भी चीज़ों को सीखे, जब इस टॉपिक पे आगे कभी उसको बात करनी पड़े तो उसके पास में शब्द होने चाहिए संदर्भ में बोलने के लिए। तो भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ने के लिए, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखो, हमेशा याद रखना, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका, चाहे वो प्राथमिक स्तर पे पूछ लिया जाए या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पे, जहाँ पे आपके पास में बाल साहित्य या आयु अनुरूप साहित्य का ऑप्शन होना, किसी तीसरे ऑप्शन पे, दूसरे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, तो क्या बोलेंगे आप, आयु अनुरूप साहित्य, यानी बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग उनको लिटरेचर प्रोवाइड करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट संसाधन होता है भाषा को सीखने का। और अगर प्राथमिक स्तर पे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, बाल साहित्य कहेंगे, चिल्ड्रन लिटरेचर कहेंगे। फिर आता है आपका 7वां नंबर, आकलन और मूल्यांकन यानी असेसमेंट और इवैल्यूएशन। इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। बच्चों के भाषा विकास के, चलो, आकलन और मूल्यांकन दोनों आपको पता ही है, ये मैं आपको बाकी जितने भी पेडागोजी के मैराथन ले चुकी हूँ उनमें दोनों में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जब हम बच्चे के जो उसने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है उसको कहीं ना कहीं मापते हैं तो उसको हम कहते हैं मूल्यांकन, ठीक है। असेसमेंट क्या होता है, जिसको हम 3 लेवल पर लेते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब आप ड्यूरिंग क्लास लेते हैं, ड्यूरिंग लेक्चर लेते हैं, जब आप ड्यूरिंग लर्निंग लेते हैं, जब असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि फॉर्मेटिव का हिस्सा होता है ये, जब आप क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से क्वेश्चन पूछने लग जाओ, जब आप हफ्ते के बीच में एक टेस्ट रख दो, एक महीने में एक टेस्ट रख दो, तो क्या हो गया, फॉर्मेटिव हो गया आपका। बीच बीच में आप बच्चों को आंक रहे हैं, यानी कि आपने तुरंत की तुरंत उनको असेस कर लिया, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया आपका, ये अधिगम के लिए आकलन कहते हैं हम इसको। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी जो बच्चे ने सीखा है, ऑफ में आ गया आपका समेटिव, ऑफ में क्या आ गया, समेटिव, जो बच्चे ने सीख लिया है उसका आकलन कर लेना, यानी अधिगम का आकलन कहते हैं इसको। एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, क्या होता है असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, तो ये होता है आपका सेल्फ असेसमेंट एक तरीके। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। जब भी आपको बात की जाए हमेशा याद रख लेना, जब भी क्रमिक प्रगति की बात की जाए ना, तो आपको किसी और ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा पोर्टफोलियो पे जाएंगे। सबसे बेहतर अगर पूछ लिया जाए तो वो भी क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। और क्रमिक प्रगति की बात की जाए ना जब बच्चे की, तो हमेशा क्या होगा, आपका आंसर पोर्टफोलियो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होगा। पाठ पढ़ा आपने और बच्चों को बोला चलो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं बताओ। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, या फिर इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, या फिर शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चा क्या कर रहा है, उनका मूल्यांकन कर रहा है साथ साथ में, ठीक है। बच्चा टीचर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है। बच्चे की उस टीचर देखना चाहता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। जब बच्चे ने अच्छे से उसको समझा होगा तो वो क्वेश्चंस बना पाएगा, वरना नहीं बना पाएगा। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। सीसीई जिसको हम कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन, उसका क्या उद्देश्य होता है। बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना,
या बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, या अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। जी नहीं, सिर्फ त्रुटियां की पहचान करना, मूल्यांकन करना, ये सब नहीं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ठीक है, हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूस इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को समझ सकें। बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, क्या क्या गलतियां कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही है, फिर उसके हिसाब से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चेंज करते हैं। अगर कोई मेथड में चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते चलो। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं होते हैं? भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए बच्चों के आपको देखना है कि भाषा की अभिव्यक्ति बच्चा कैसा करता है, उसके लिए कौन से क्वेश्चन ठीक नहीं है, ये पूछा गया है, सहायक नहीं है। बहुविकल्पीय, ठीक है, या फिर लघु उत्तरात्मक या निबंधात्मक या फिर सारांश प्रस्तुत करने वाले। तो सबसे पहली बात, बहु जो विकल्पी हैं वो ज़्यादा सहायक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ए, बी और सी, डी में से अगर आपको एक चीज़ चूज़ करनी है तो आप बच्चे की भाषा की अभिव्यक्ति का कहाँ देखेंगे आप, कि वो भाषा को कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। लघु उत्तर में भी कहीं ना कहीं एक लाइन तो लिखेगा बच्चा, निबंधात्मक में बड़ा लिखेगा, सारांश में वो कुछ अपने वर्ड, अपने विचार लिखेगा। लेकिन बहुविकल्पी यानी जहाँ पे उसके पास में 4 ऑप्शन है, उसको एक टिक करना है, एक चूज़ करना है, तो आप बच्चे की अभिव्यक्ति को कहाँ आंक सकेंगे? वहाँ पे अभिव्यक्त तो कर ही नहीं रहा कुछ भी वो, तो ये क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का विकास, क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, क्रमिक प्रगति जहाँ पे वर्ड आ जाए, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? पोर्टफोलियो के बारे में बात हो रही है। इसमें बच्चे का क्रम से एक लेखा जोखा रखा जाता है, जिस दिन बच्चा स्कूल में आया था उस दिन से लेकर के आगे तक के लिए। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या है? ठीक है, बताओ। मतलब कि प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, यानी रोज परीक्षा लेने बैठ जाएं, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को खत्म करना, या बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। बिल्कुल ठीक बात है। सतत मूल्यांकन का क्या मतलब है? कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ऐसा नहीं है साल के लास्ट में 12 महीने बाद में हम एक फाइनल असेसमेंट ले रहे हैं बच्चे का, उसमें हमें पता चल रहा है कि उसको क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, उसको हमें निरंतर उसको ऑब्जर्व करना है कि बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है, क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है, कितना वो भाषा को समझता है, कितना अभिव्यक्त करता है, सारी चीज़ें। भाषा में आकलन संभव है। ठीक है, भाषा में आकलन संभव है केवल परीक्षाओं द्वारा। ये केवल, ये केवल, ये केवल, ये केवल दुश्मन है बिल्कुल आपका। ठीक है, जब तक नहीं ना लिखा हो तब तक इसके पास जाना नहीं है आपको। तो क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा भाषा में आकलन संभव है। जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा, सेम ही क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप देख सकते हैं बच्चा भाषा सीखा है कि नहीं सीखा है। आप देख रहे हो क्लास में बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है, अपने दोस्तों से किस तरीके से बात कर रहा है, आंसर्स किस तरीके से दे रहा है, आपसे कैसे बात कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा बच्चा किस तरीके से भाषा सीख रहा है। ठीक है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अब देख लो यहाँ पे बात किस बारे में हो रही है, मौखिक के बारे में बात हो रही है। मौखिक प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराना या शब्द पढ़वाना। ना सुना हुआ दोहराना, ना शब्द पढ़वाना, ना प्रश्नों के उत्तर, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। मतलब क्या है कि आप बच्चे के साथ में कॉन्टेक्स्ट में बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं बच्चे के साथ में क्लास में। अच्छा बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है, अच्छा बताओ तुम क्या करते हो सुबह उठ के, अच्छा बताओ सुबह से क्या किया। आप क्या कर रहे हैं? मौखिक भाषा का आकलन कर रहे हैं। बच्चा किस तरीके से अपने विचारों को रख रहा है, यही तो मौखिक भाषा है। तो विभिन्न संदर्भों में बातचीत करते हुए आप इसका आकलन कर सकते हैं। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है, ये पूछा गया है। किस प्रकार का प्रश्न? ठीक है, प्राथमिक बच्चे, छोटे बच्चे हैं, ध्यान रख लेना इस चीज़ का, और भाषाई क्षमता का आकलन करना है उनका हमें। ठीक है, कहानी को दोहराइए। देखो चाहे कितने छोटे बच्चे हो, सिर्फ कहानी को दोहराना कभी भी अच्छा नहीं होता। याद की गई कविता सुनाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। पाठ में 4 संज्ञा शब्द छांटिए। जब भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे ना, चाहे वो प्राथमिक का बच्चा क्यों ना हो, कभी आप उसको नहीं मानेंगे अच्छा। किसी दृश्य का वर्णन करना ये अच्छा है, क्योंकि बच्चा क्या है, अपने आप दिमाग लगाएगा। आप एज ए टीचर उसको पूछो, अच्छा एक बात बताओ, तुम जहाँ से आज चल करके आए थे रास्ते में तुमने क्या क्या चीज़ें देखी, उसका वर्णन करो। ठीक है, तो बच्चा क्या है, अपने विचारों को व्यक्त करेगा, दिमाग लगाएगा, अच्छा उसने क्या क्या चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो ये क्या है, उसके आकलन का सर्वाधिक तरीका है।
हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? जब आप हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को बनाते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त किसको मानते हैं? विशेषणों के कितने और कौन से भेद हैं? विशेषण के बारे में बात हो रही है, विशेषणों के कितने और कौन से भेद हैं? ये क्या हो गया आपका? क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। बच्चा बता देगा इतने भेद हैं और ये इनके नाम है। प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। जी नहीं, ये भी एक उचित मतलब एक अच्छा प्रश्न नहीं मानते हम कि सिर्फ परिभाषा लिख दो। सर्वनाम के भेदों का उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। देखो मिल गया ना मैजिकल वर्ड, अपना अनुभव लिखिए। ठीक है, आपने क्या किया? क्वेश्चन दिया, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। ठीक है, उन्होंने बताया उस टॉपिक के बारे में, बोला आप अपना बारिश के बारे में अनुभव लिखिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका। ठीक है, सबसे अच्छा प्रश्न ये है जो बच्चे को व्यक्त करने के लिए वो करेगा, प्रेरित करेगा। ठीक है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कौन सा प्रश्न है जो बच्चे की भाषा क्षमता का सही से आकलन करेगा, ये बताना है आपको। चलिए फटाफट से बता दीजिए मुझे, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? देखो यहाँ पे क्या है, किसके दाम नहीं बताए। कोई कहानी होगी, कुछ और होगा बच्चे की, उसमें भाषा क्षमता का आकलन करना है। हमें ये तो पता चल गया ना किसके मतलब क्लोज एंडेड है। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? सेब, अंगूर, अनार, कुछ भी बेच रही होगी, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? जी नहीं, ये हमें नहीं पूछना। हम क्या करेंगे, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। अब इसमें आपने क्या किया, बच्चे को अपना अनुभव बताने के लिए कह दिया, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कह दिया। अच्छा तुम आम बेचोगे तो उसको कितने दाम लोगे, और इतना दाम वो कहेगा मैं 50 रुपये लूँगा, तो क्यों लोगे 50 रुपये बताओ ज़रा। तो बच्चा और आपको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्या है, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका जो है वो क्या है? ठीक है, सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका, हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। जी नहीं, परीक्षा वर्ड ही गलत है। बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने के लिए पर्याप्त अवसर देना, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अपने अनुभवों को कहने के लिए अवसर देना, कितने पॉजिटिव वर्ड एक ही लाइन में मिल गए अपने को। ठीक है, बच्चों को समूह में परियोजना कार्य करवाना या बच्चों में अनौपचारिक बातचीत करवाना। जी नहीं, इनफॉर्मल बातचीत करवाने की जरूरत क्या है? आप अपने अनुभवों को कहने के लिए उसको पर्याप्त अवसर दो बच्चे को। बच्चा आपके सामने आके बताने लगे, अच्छा मैम पता है मैं आया था आज रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। आप एज ए टीचर सुनो उसकी बात को अच्छे से, वो क्या बता रहा है। ये मत बोलो अरे भाई ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम रास्ते में देख करके आए हो, क्या बक रहे हो तुम। ये नहीं बोलना। एज ए टीचर आपको क्या करना है, उसको वेलकम करना है। तब आप उसकी भाषा जो है उसको पहचान पाओगे आराम से, किस तरीके से बातों को बोलता है वो। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे? 8वीं कक्षा के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। भाई देखो, चाहे पहली कक्षा हो चाहे 8वीं कक्षा हो, लिखित परीक्षा वाला जो वर्ड है ना वो हमेशा आपका रॉन्ग ही रहेगा। किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना या साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। जी नहीं, किसी विषय पर अपने विचार, ओ सॉरी कम महत्वपूर्ण पूछा है। देखो मैं भी यहाँ पे गड़बड़ कर गई हूँ, तो आप लोग मत करना प्लीज़। लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है, कम महत्वपूर्ण, तो ये हमेशा नेगेटिव में आता है। ठीक है, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। बाकी अपने विचार प्रकट करना, कहानी को नाटक में रूपांतरित कर दिया, ये भी ठीक है। साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निदान और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, लास्ट टॉपिक है ये आज का। याद रखना, निदान क्या होता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है, जब आप स्टूडेंट की कमियों का पता लगाते हैं। ठीक है, निदान का मतलब क्या है, जब आप लैब वाले के पास जाते हैं और वो आपका ब्लड टेस्ट करके आपको रिपोर्ट निकाल करके दे देता है, सिर्फ इतना ही काम है उसका। इसी तरीके से डायग्नोस्टिक का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कमियों का पता लगाना होता है। बच्चे के यहाँ पे क्या गैप रह गया उसकी लर्निंग में, कहाँ कमी रह गई उसकी लर्निंग में, ये पता लगाना। रेमेडियल में क्या करते हैं, हम उपचार देते हैं बच्चे को। अच्छा उसको ये कमी रह गई है, वो यहाँ पे उसको गड़बड़ आ रही है, यहाँ उसको समझने में गड़बड़ आ रही है, तो हम अपने टीचिंग मेथड में चेंज करेंगे, क्लास के माहौल को चेंज करेंगे, या जो भी हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल चेंज करने की ज़रूरत है वो चेंज करेंगे, और उसको किस तरीके से उपचार देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, डायग्नोस्टिक होता है, फिर रेमेडियल होता है। तो हमेशा याद रखना, रेमेडियल की सफलता किस पे निर्भर है, डायग्नोस्टिक पे। जब तक आपको लैब वाला जो है वो आपकी रिपोर्ट सही से नहीं निकाल करके देगा ब्लड टेस्ट की, तब तक डॉक्टर आपको सही दवाई नहीं दे सकता। तो वही कहानी है, जब तक डायग्नोस ठीक से नहीं होगा तब तक बीमारी की रेमेडी ठीक से नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए इससे क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है वो किस बात पर निर्भर करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, समय और अवधि पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, या फिर भाषिक नियमों के ज्ञान पर। जी नहीं,
किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जैसा कि मैंने बताया आपको, एक लैब वाला जो है अगर आपको सही से ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं देगा तो डॉक्टर आपको दवाई कैसे सही देगा। इसी तरीके से अगर समस्याओं के कारणों की सही पहचान आप नहीं करेंगे तो उसका उपचार कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता था कि किस पर निर्भर करती है, अगर ये पूछा जाता तो यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता था कि निदानात्मक परीक्षण पर निर्भर करती है, तो आपका वो भी आंसर ठीक होता। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप निदान करेंगे, डायग्नोज करेंगे, उसी पर निर्भर करती है कि उपचारात्मक शिक्षण सफल होगा। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य जो है वो क्या है? निदानात्मक क्या हो गया आपका? डायग्नोस्टिक टीचिंग। ठीक है, निदान करना। बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना? जी नहीं, बच्चों को हम नहीं बांटते कभी भी श्रेणियों में। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों से संबंधित कारणों की पहचान करना। भाषा हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना? जी नहीं, जी नहीं। निदानात्मक का मतलब क्या होता है? सिर्फ कठिनाइयों का पता लगाना। ठीक है, बच्चों की। चलिए भाई, ये मेरी तरफ से आज का डिस्कशन था आप लोगों के लिए। ठीक है, और बड़ी हिम्मत जुटाई मैंने और मतलब बेड़ा पार लगा दिया है। ठीक है, 150 करीब क्वेश्चंस थे और साथ साथ में आपको टॉपिक भी समझाते हुए चल रही थी, तो इसीलिए फ़िलहाल रात के बज चुके हैं 12:41। ठीक है, अब आप लोगों से एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना। ठीक है, फ़िलहाल अगर यहाँ पे कोई जाग रहा है तो या तो मैं जाग रही हूँ या तो जो बाहर जो डॉग हैं वो अपना मतलब जागरण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके। इतना मेरी गले में प्रॉब्लम चल रही है फ़िलहाल, उसके बावजूद भी मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।